गाइस आज स्टार्ट करते हैं हमारे हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ और आज हम टॉप 20 हिस्ट्री एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यूज़। और अगेन माय नेम इज़ डॉक्टर विपिन गोयल, सबको पता है आप लोगों को। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस होती हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। यहाँ पे मेरे साथ 1,45,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं और कोई एग्जाम है, पेपर है, डाउट्स है, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं अपने डाउट्स वगैरह। क्लियर? जिस तरीके से आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आप ऐसे ही हिस्ट्री के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं और एमसीक्यूज करना चाहते हैं और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल। ये 10,000 एमसीक्यू कोर्स में हमने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी हैं और इसमें जो आपका कूपन कोड लगा लेना है विपिन 30। अगर आप इस कूपन कोड को लगाते हैं तो आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और दूसरा कोर्स है हमारा जीएस कोर्स, जो हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ें इसमें हमने स्टडी करी हैं। अब आप इन कोर्सेज को कहाँ से लेंगे? दो जगह से, स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज और यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। व्यू ऑल के बटन को जैसे आप दबाएंगे तो आपको जीएस कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल नजर आएगा, 10,000 एमसीक्यू कोर्स बाय विपिन सर नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हैं, प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे होंगे। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं आपके एमसीक्यू की फॉर्म में और वो आपको दिखेंगे जस्ट लॉन्च के बटन में। यहाँ पे व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे तो आपको ये कोर्सेज नजर आ जाएंगे। कैसे? एक मैंने एमपीपीसीएस के लिए कोर्स लॉन्च किया है और ऐसे ही उड़ीसा पीसीएस के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है और यूपी पीसीएस के लिए एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। इन सभी कोर्सेज में आपको कूपन कोड लगाना है विपिन 30, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टडी IQ ऐप से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको ये कोड लगा लेना है विपिन 33। अगर आप विपिन 33 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको जो भी उसके ऊपर डिस्काउंट होगा उससे ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस कूपन कोड को लगा के। क्लियर? तो ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को जो भी आपने परचेज करना है करें और डिस्काउंट कूपन को लगा के। सो थैंक यू सो मच। क्लियर? स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द निरंकारी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय। निरंकारी मूवमेंट जो है ये बात क्या करती है? दैट इज निरंकार। निरंकार मतलब द फॉर्मलेस गॉड, मतलब कि गॉड की एक कोई पहचान नहीं है। रिचुअल्स के ये अगेंस्ट आपके हैं। क्लियर? और आइडोलेट्री के अगेंस्ट है, मतलब किसी को आइडल मान के उनकी मतलब जो है मतलब पूजा करना, इस चीज से वो परे हटे हुए हैं। तो अब बात यहाँ पे है कि निरंकारी मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले पर्सन कौन थे? तो ये हैं आपके बाबा दयाल दास जी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बाबा दयाल दास। आप में से सारे जो बच्चे हैं वो सी आंसर लगा रहे हैं, बाबा राम सिंह। ये बाबा राम सिंह जो हैं ये नामधारी मूवमेंट के साथ लिंक करते हैं, ये ध्यान रखना। नामधारी मूवमेंट के साथ जो लिंक करते हैं वो बाबा राम सिंह हैं और निरंकारी मूवमेंट के साथ जो लिंक करते हैं वो बाबा दयाल दास हैं। तो आप सभी जो सी आंसर लिख रहे हैं वो सबका गलत है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी, आंसर नंबर बी इज द राइट वन, आंसर नंबर बी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह आपको पता है, इन्हें शेर पंजाब भी कहते हैं और प्लस इन्होंने सिख एम्पायर, हमारे इंडिया में पहला सिख एम्पायर, पंजाब में सिख एम्पायर जो है स्थापित करने वाले राजा, दैट वाज महाराजा रणजीत सिंह। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बाबा दयाल दास इज द राइट वन, बाबा दयाल दास। ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। दैट इज द तलवंडी घराना इज वाइडली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। मतलब क्या है कि इनमें कौन से शास्त्रीय संगीत से, किस विधा से जो है व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है? क्या? दैट इज तलवंडी घराना। तलवंडी घराना जो जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे ध्रुपद से जुड़ा हुआ है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ध्रुपद इज द राइट वन, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ध्रुपद से जुड़ा हुआ है, सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको। ध्रुपद इज द करेक्ट आंसर, तलवंडी घराना। म्यूजिक के क्षेत्र में ये घराना बहुत सारे आते हैं पेपर में। क्लियर?
आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन बताइए। पूना पैक्ट जो साइन हुआ था वो किसके बीच में साइन हुआ था? पूना पैक्ट 1932 का ये साइन हुआ था 24 सितंबर को, 24 ऑफ सितंबर 1932 को साइन हुआ था। दैट वाज पूना पैक्ट। क्लियर। और इस पैक्ट का जो दूसरा नाम है उसे हम क्या कहते हैं? दैट वाज गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था आईएनसी की साइड से। जब आईएनसी की साइड से गांधी जी वहां पे जाते हैं तो गांधी जी को कोई भी पक्ष रखने नहीं दिया जाता, तो गांधी जी वहां से उठ के आ जाते हैं और इंडिया में घोषित कर देते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसके कारण उनको जेल में डाल दिया जाता है। और उसी के चलते चलते जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पीछे चल रही होती है तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं रामसे मैकडोनल्ड। रामसे मैकडोनल्ड वहां पे मैकडोनल्ड अवार्ड घोषित कर देते हैं और जिसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन दे दी जाती है डिप्रेस क्लास सोसाइटी को, और जो है जाति के आधार पे अलग अलग वर्गों को जो है रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं। और यहाँ पे जब गांधी जी को पता चलता है जेल में कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो गांधी जी जो है भूख हड़ताल कर देते हैं, हंगर स्ट्राइक कर देते हैं। और इस टाइम पे गांधी जी की ऐसी हालत हो जाती है कि वो मरने लायक हो जाती है। क्लियर। और इस चीज से ये चीज ना हो कि गांधी जी को कुछ नुकसान ना हो, तो गांधी और जो है अंबेडकर मिलते हैं, क्योंकि आईएनसी मानती है कि हाँ अंबेडकर जी को बुलाते हैं और गांधी जी से मीटिंग रखते हैं। तो गांधी जी अंबेडकर मीटिंग होती है और ये मीटिंग जो होती है पूना की जेल में होती है, इसीलिए इसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और पूना की जेल का नाम क्या है? यरवड़ा जेल। यरवड़ा जेल में जो है ये मीटिंग होती है और इसमें ये बात की जाती है कि आपको 10 ईयर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन दे दी जाएगी और 10 साल के लिए रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलती है। पर लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना है, इस पैक्ट को हम गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से जानते तो हैं, लेकिन इसमें जो साइन करने वाले लोग हैं वो डॉक्टर जो है गांधी अंबेडकर जी तो हैं ही हैं और मदन मोहन मालवीय हैं, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जो हैं वो अंबेडकर जी को लेके आए थे गांधी जी के साथ मिलने। क्लियर। तो अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय जी के साइन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट वन, ए ऑप्शन। क्लियर। दैट वाज गांधी अंबेडकर पैक्ट। क्लियर। गांधी अंबेडकर पैक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है, रिजर्वेशन के लिए जो है ये बात करी गई थी यहाँ पे, डिप्रेस क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। हु सेड दिस मांडू विक्ट्री वॉज द की टू द साउथ विक्ट्री? अगर किसी पर्सन ने मांडू जगह जीत ली तो वो साउथ को जीत लेगा, मतलब साउथ की कुंजी उसके पास आ जाएगी। मांडू जो जगह है ये मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलती है। क्लियर, ये याद रखना। और ये स्टेटमेंट जो दी थी कि अगर मांडू जीत लिया तो साउथ इंडिया की जो है कुंजी उसके पास आ गई है, तो ये आमिर खुसरो जी ने हमें बताया था। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आमिर खुसरो। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश में एक फोर्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? आसिरगढ़ फोर्ट। आसिरगढ़ फोर्ट जो है जिसे हम कहते हैं की ऑफ डेक्कन, इसके भी कुंजी बोला जाता है, दक्कन की कुंजी बोला जाता है। तो मांडू और दैट इज आमिर खुसरो इज द करेक्ट आंसर, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जी जो हैं ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। भारत में हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक के जनक जो हैं वो आमिर खुसरो हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में बात कर रहे हैं तो आमिर खुसरो हैं। इनको तोते ए हिंद बोला जाता है, डैट मीन्स पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये सबसे ज़्यादा राजाओं के टाइम पे रहे हैं, डैट इज़ बलबन से लेके तुगलक वंश तक जो हैं आमिर खुसरो रहे हैं। और दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मलिक कफूर। मलिक कफूर जो है सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जिसे हम क्या कहते हैं? अली गुरशब के नाम से भी जाना जाता है, सिकंदर सानी के नाम से भी इनको जानते हैं। मलिक कफूर जो है इसको जाना जाता है 1000 दिनारी के नाम से, क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। मलिक कफूर जो है साउथ इंडिया के अंदर एक्सपेडिशन करता है, साउथ इंडिया जीतता है और वहां से एक राजा हैं प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव जो हैं वहां के राजा हैं, और वो कहां के राजा हैं? वारंगल के राजा हैं प्रताप रुद्र देव। वहां से ये क्या लेता है? कोहिनूर हीरा लेता है और किसको दे देता है? दैट इज अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। अगेन आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, आमिर खुसरो जी, आमिर खुसरो जी। अगला क्वेश्चन बताइए। When were the special rights and privy rights of the rulers of the Indian princely states abolished? जो रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार होते थे, निजी अधिकार होते थे, ये कब समाप्त किए गए थे?
ये चीज़ें कब समाप्त करी गई थी? देखिए जी, अगर मैं बात करता हूँ स्पेशल राइट्स की या प्रीवी राइट्स की, अगर मैं बात करता हूँ तो ये वो चीज़ें होती थी, अगर सपोज करो कि आप किसी राजा के वंश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि 1947 में हमने आज़ादी ले ली, 1949 में ये एग्रीमेंट साइन हो गए कि हाँ हम आपको प्रीवी राइट्स देंगे। लेकिन ये प्रीवी राइट्स का मतलब क्या होता था कि आप उस जो धरोहर है आप उसको संभाल रहे हैं, प्लस आपको एक पेमेंट मिल जाया करेगी कि हाँ आप इसको चीज़ को संभाल रहे हैं और एक आप शासक रहे हैं। ये चीज़ जो है ख़त्म कब करी गई थी? ये एक्ट था डेट इज इन द 1971, 1971 में जो है ये ख़त्म कर दी गई थी। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि आपको ख़त्म कर दी गई है यहाँ पे। यस, बिल्कुल सही, 1971 इज द राइट वन। 1971 लोकसभा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार जिसे हम और क्या कहते हैं? अमित्रघात के नाम से जानते हैं, अमित्रघात, द स्लेयर ऑफ फोर्स। क्लियर, अमित्रघात द स्लेयर ऑफ फोर्स, जो आजीविका सेक्टर को फॉलो करता है, उसका बेटा है अशोक। मतलब क्या है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार अशोक ने अवंती को जीता था और मौर्य एम्पायर के साथ लगा दिया था। और ये कौन सी बुक में मेंशन किया गया है कि अशोक ने अवंती को जीता था और मौर्य साम्राज्य में डाल दिया था? तो ये कौन सा आपका बुक है, किस चीज़ में मेंशन किया गया है? तो ये मेंशन किया गया है समंता पासादिका ऑफ बुद्धघोष। क्लियर, समंता पासादिका ऑफ बुद्धघोष में आपका मेंशन किया गया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1 इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य की बात करते हैं। कौटिल्य को हम और क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से हम जानते हैं, और जो है इंडियन माइकेवेली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, पॉलिटिकल बुक है, इकोनॉमिकल बुक है, ये पता होना चाहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक है ये चीज़ें। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर हैं ये, और तभी जो है नंद वंश को हरवा देते हैं। नंद वंश को हरवा के मौर्य साम्राज्य स्थापित कर लिया जाता है भारत में। अष्टाध्याय ऑफ पाणिनि, जो पाणिनि ने पुस्तक लिखी थी डेट वॉज अष्टाध्याय। अष्टाध्याय जो है ये पहली संस्कृत ग्रामर है, ये याद रखना। फर्स्ट संस्कृत ग्रामर जो थी वो थी आपकी अष्टाध्याय। और अष्टाध्याय के ऊपर एक कमेंट्री लिखी गई थी डेट वॉज महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखी थी? डेट इज पतंजलि ने। ये आपको याद रखना है। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, समंता पासादिका ऑफ बुद्धघोष। अगला बताइए। According to the Chachnama, what was the capital of Indus country in the 6th and 7th century? देखिए चचनामा जो वर्ड है ये कहां से लिया गया है? राजा चच ऑफ सिंध, इस नाम से वर्ड लिया गया है चचनामा। राजा चच ऑफ सिंध से लिया गया है। इनका बेटा है जिनका नाम है दाहर। जब हमारे इंडिया में पहला मुस्लिम अटैक हुआ था, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 712 एडी में इन्होंने अटैक किया था भारत के ऊपर। इस चीज को रोकने के लिए दाहर गया था, जो बेटा था राजा चच ऑफ सिंध का। और इनके अकॉर्डिंग जो कैपिटल है इंडस कंट्री की वो आपकी है अरोड़। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अरोड़ is the right one. अरोड़, आंसर नंबर बी is the correct one. अरोड़ was the capital. क्लियर हो गया आप लोगों को जी? अरोड़ was the capital. आंसर नंबर बी is the correct answer. आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए। Who composed the Mughal period text? That is मासीर ए आलमगीरी। मासीर ए आलमगीरी जो पुस्तक है ये किसकी रचना की गई है? देखिए आप में से काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप क्वेश्चंस कहाँ से लेते हैं? ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन हैं, बहुत सारी डिफरेंट बुक्स को छांटा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑल ओवर इंडिया एग्जाम्स के, चाहे वो छोटा एग्जाम है चाहे वो बड़ा एग्जाम है। ये सभी चीज़ें मैंने अपने 10,000 MCQ कोर्स में ऐसे ही करी हुई हैं कि आपको चैप्टर वाइज चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें मैं और भी इंक्लूड करता चला जा रहा हूँ। ये सब कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं वहाँ पे, ठीक है। आप बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज भी करते हैं सर कहाँ से पढ़ते हैं। Who composed a मुगल पीरियड टेक्स्ट मासीर आलमगीरी। और मैंने आपको बताया था कि जो हमने वो है दैट इज मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं अपने पेड कोर्स के वो डेली क्लासेस में लेके आता हूं, तो ऑब्वियसली बात है ये क्वेश्चन वहां से ही हैं, ठीक है। मासीर ए आलमगीरी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सो दिस वाज रिटन बाय द साकी मुस्तैद खान।
साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखी गई है। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, साकी मुस्तैद खान। अब यहां पे है मासीर आलमगीरी, साकिर मुस्तैद खान। अब ये कुछ आपको बुक्स पढ़नी है, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है जी, इसको देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डू द मेंशन ऑफ पनाही एंड उपनहा इन मिडिवल हिस्ट्री अकर्स। ये वर्ड जो हैं, ये पनाही एंड उपनहा जो मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत में है, इस वर्ड का मतलब किससे है? इस वर्ड का मतलब किस चीज से है आपको देखने को मिलता है, दैट इज पनाही और उपनहा। मिडिवल हिस्ट्री के अंदर मध्यकालीन भारत में ये वर्ड जुड़ता है आपका शू के साथ, दैट इज जूते के साथ जो है ये वर्ड आपका लिंक करता है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर डी। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? पनाही और उपनहा, शूज, क्लियर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला आंसर बताइए। आदि ब्रह्मो समाज के फाउंडर का नाम बताना है, वो क्या है? आदि ब्रह्मो समाज, यस, आदि ब्रह्मो समाज के फाउंडर का नाम आपको बताना है, यस बताइए। देखिए जी, आप में से काफी बच्चे इसका आंसर लगा रहे होंगे, राजा राम मोहन राय। देखिए, राजा राम मोहन राय जी के बारे में पहले मैं डिस्कस करता हूं, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन्होंने अतम्य सभा स्टार्ट करी थी 1815 में, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया था? ब्रह्मो समाज स्थापित किया था। ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज इन्होंने स्थापित किया था कलकत्ता में 1828 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था, 1828 में, क्लियर, राजा राम मोहन राय जी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, क्लियर। और इसके मतलब इन्होंने बनाया कहां पे था? कैलकाटा में इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब बात ये है, जब राजा राम मोहन राय जी जो है इतने सोशल रिफॉर्म करते हैं, जैसे कि इन्होंने सती प्रथा को खत्म करवाया था 1829 में, विलियम बेंटिक ने किया था, करवाया इन्होंने था। पर उसके बाद जैसे इन्होंने इंग्लिश को भी प्रमोट कर रहे थे, तो मतलब ऑब्वियसली बात है सोशल रिफॉर्म में बहुत ज़्यादा इनका मतलब योगदान रहा है। फिर जब इनकी मतलब डेथ हो जाती है, तो 2 पर्सन ऑलरेडी आपकी ब्रह्मो समाज में आते हैं, दैट इज देवेंद्र नाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन, ऑलरेडी होते हैं। लेकिन इनके डिफरेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि ये ब्रह्मो समाज जो होता है ये डिवाइड हो जाता है। जैसे देवेंद्र नाथ टैगोर जो संभाल लेते हैं आपका, दैट इज आपका आदि ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज इनके पास होता है, और केशव चंद्र सेन के पास होता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, क्लियर, ये याद रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। देवेंद्र नाथ टैगोर इज द राइट वन, देवेंद्र नाथ टैगोर, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर ए। समझ आ गया? अब बात कर, अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी बात कर लेते हैं। चलो पहले और चीजें आप पढ़ते हैं यहाँ पे। देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो है इन्होंने तत्वबोधनी सभा भी आपकी स्थापित करी थी, याद रखना है। राजा राम मोहन राय जी को जो राजा का टाइटल है वो किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मॉडर्न मैन इनको किसने बोला था? दैट इज बाय द जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी पुस्तक में बोला था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में बोला गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, क्लियर। और इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, इंडियन रेनेसा और रीबर्थ, भारत के पुनर्जन्म के जो है पुनर्जन्म के जो दाता हैं, पिता हैं, वो कौन है? दैट इज आपके राजा राम मोहन राय। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। केशव चंद्र सेन इज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं तो इनको हम कहते हैं गुरुदेव के नाम से जानते हैं। गुरुदेव का टाइटल इनको दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी 1913 में और नोबेल पुरस्कार जीता था इन्होंने, ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीता था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम बार्ड ऑफ बंगाल भी कहते हैं। और प्लस इन्होंने काबुली वाला पुस्तक भी लिखी है, आपको याद रखना है, आपको काबुली वाला। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, देवेंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला आंसर बताइए। इनमें से कौन से साल में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग जो लास्ट इलेक्शन हुए थे वो कौन थे? देखिए 1919 का जो एक्ट हुआ था आपका,
1919 का जो एक्ट हुआ था वहां पे सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 बार आपके इलेक्शन हुए हैं, दैट इज इन द 1926 और 1945। तो लास्ट इलेक्शन जो हुआ वो हुआ 1945 में। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं आपके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर बैठे थे और वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, प्लस प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और जो है दैट इज होम मिनिस्ट्री जो मिल गई थी दैट इज वल्लभ भाई पटेल जी को, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिला था राजेंद्र प्रसाद जी को। सो ये सब चीजें उसमें देखने को आपको मिली थी 1945। अब बात यहां पे ये करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात जो आई है आपकी, ये क्या है? मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म था ये, जिसमें मोंटेक्यू कौन थे? आपके सेक्रेटरी थे। चैम्सफोर्ड कौन थे? गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, ये आपके देखने को मिलते थे। और इन्होंने क्या बोला था? प्रोविंशियल डायरकी, यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन की बात करी थी, जहां पे 2 पावर्स को डिवाइड किया गया था, ट्रांसफर पावर और आपकी रिजर्व पावर को। ट्रांसफर पावर को रखा गया था इंडियंस के पास और रिजर्व पावर को रखा गया था गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास रखा गया था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। ट्रांसफर पावर में जैसे कोई हेल्थ की बात आ गई, लोकल गवर्नमेंट की बात आ गई, कम्युनिकेशन की बात आ जाती है, लोकल गवर्नमेंट की बात आ जाती है, और रिजर्व पावर जो गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं डिफेंस की, फाइनेंस की, कम्युनिकेशन की, तो वो सब चीजें रिजर्व पावर में आती थी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखना। 1930 में आपको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक का सत्याग्रह 24 दिन चला था, गांधी जी ने लीड किया था। 34 की बात करता हूं, एम एन रॉय जी ने हमें संविधान का एक आइडिया दिया था। 47 जो एक्ट था जिसके अकॉर्डिंग इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गया और बीच में लाइन खींच दी गई थी, रेड क्लिफ लाइन, क्लियर। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1945, 1945। अगला क्वेश्चन बताइए, द खालसा समाचार फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी पर्सनैलिटी, मतलब क्या है? खालसा समाचार की जो स्थापना है वो किसने करी थी इनमें से? खालसा समाचार, ये पेपर वगैरह पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इनकी स्थापना जो करी थी वो करी थी भाई वीर सिंह ने। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, भाई वीर सिंह, क्लियर। आंसर नंबर बी इज द राइट वन, खालसा समाचार, आंसर नंबर बी। अगला बताइए, गांधी इरविन पैक्ट जो है एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जो साइन किया गया था महात्मा गांधी, लॉर्ड इरविन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ऑन कब? गांधी इरविन पैक्ट को जो है हम कहते थे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते थे, जिसमें इरविन ने डिमांड क्या करी थी? इरविन ने डिमांड करी थी कि आप जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को छोड़ दीजिए और आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कीजिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? जितने भी आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स पकड़ रखे हैं हमारे, सबको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये जो है एक पैक्ट था आपका, एंड दैट इज साइंड ऑन 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, और इसके बाद जो है गांधी जी जो है आपके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, 5 मार्च 1931। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो है एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रियोतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया। रियोतवाड़ी सेटलमेंट का मतलब क्या है भारत देश में? रियोत मतलब होता है किसान, एक एक किसान जो है टैक्स भर के आएगा अंग्रेजों के पास। इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई पोस्ट तैयार कर दी गई है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि पूरे गांव को इकट्ठा जाना है। यहाँ पे एक एक किसान जो है टैक्स भर के आएगा अंग्रेजों के पास, और ये स्टार्ट हुआ था दैट इज इन द साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। और पहली स्टेट जो जहाँ पे लगा था दैट इज मद्रास, और दूसरी स्टेट थी बॉम्बे, क्लियर। और ये किसने लगाया था? दैट इज थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 and 3, 2 and 3, 2 and 3 इज सी ऑप्शन, 2 and 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। रीड एंड मुनरो थे आपके, समझ आया आप लोगों को? रीड एंड मुनरो ने किया था। अब यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखा हुआ है, ये आपका था जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ये स्थापित कब किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, दैट इज इन द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, दैट इज जो है आपका 1793 में,
क्लियर। और ये किसने स्टार्ट किया था? दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम कहते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा दिया जाता है, और बंगाल में स्टार्ट किया गया था और एसोसिएटेड एरियाज में। एक आपका स्टार्ट हुआ था महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में क्या था, पूरा का पूरा जो गांव है वो टैक्स भर के आता था अंग्रेजों के पास। जो स्टार्ट किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, और इनके साथ जो है विलियम वेंटी का भी नाम जुड़ता है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। अगला बताइए, बिल्डिंग कल्याण मंडप वॉज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। जी, ये कहां पे होता था? जी बताइए। देखिए, कल्याण मंडप का मतलब होता था, जो मंडप होता था, मंडप के जो पिलर्स होते थे वो प्रॉपर तरीके से कार्विंग करी होती थी, प्रॉपर तरीके से कार्विंग होती थी उस चीज के ऊपर, उसे हम कहते थे कल्याण मंडप। ये कल्याण मंडप जो देखने को मिला था दैट इज इन द विजयनगर इंपायर। विजयनगर इंपायर जो है ये स्टार्ट किया गया था, हरिहर और बुक्का ने स्टार्ट किया था नियर तुंगभद्रा रिवर। कैपिटल वाज द विजयनगर, जो आपका जो है विजयनगर कहते हैं। क्लियर, आंसर नंबर डी। और एक टेम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल जो है आपका हम्पी में देखने को मिलता है। विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी में, ठीक है। और विरूपाक्षा टेम्पल जो हम्पी में देखने को मिलता है दैट इज रिलेटेड विद द आल्सो रिलेटेड विद द विजयनगर। क्लियर, आंसर नंबर ये आपका कल्याण मंडप, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चालुक्य की बात करते हैं। चालुक्य की कैपिटल है वातापी। क्लियर, और वातापी कोंडा किसे कहते हैं? वातापी कोंडा किसे कहते हैं? नरसिम्हा वर्मन वन को कहते हैं, जो पल्लव वंश के राजा हैं। इन्होंने हराया था किसको? दैट इज द पुलाकेशिन II को हराया था, ये याद रखना। और चालुक्य वंश के साथ ही आपकी आहियोल इंस्क्रिप्शन लिंक करती है। आहियोल इंस्क्रिप्शन जो है ये किसकी है? दैट इज रविकृति की, और इसमें वर्णन किया गया है जो पुलाकेशिन II है, पुलाकेशिन II ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था, याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो फाउंडर हैं दैट इज दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग जो हैं इनके फाउंडर हैं। क्लियर, और मान्यखेता वाज द कैपिटल। मान्यखेता जो है इनकी कैपिटल देखने को मिलती है, और किसने बनाई थी? अमोघवर्ष ने बनाई थी। अमोघवर्ष ने इसको कैपिटल बनाया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चंडेल वंश की बात करते हैं। चंडेल वंश द्वारा एक टेम्पल है दैट इज मेरे दिमाग से निकल गया द टेम्पल नेम, जो चंडेल वंश ने बनाया है, खजुराहो टेम्पल एमपी में। खजुराहो टेम्पल एमपी के अंदर जो है वो आपका बनाया है किसने? दैट इज बाय द चंडेल वंश। क्लियर, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर इज द राइट वन, विजयनगर, आंसर नंबर डी। चलिए जी, ये प्रॉपर तरीके से जो कार्विंग करी गई है पिलर्स की, तो दिस इज कॉल्ड आपका जो है कल्याण मंडप। अगला बताइए क्वेश्चन देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया इन कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 3 यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी गई थी फॉर द हायर एजुकेशन, फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, और ये किसके द्वारा स्थापित करी गई थी? सो दिस इज बाय द चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये वुड डिस्पैच जो आया था ये आया था 1854 में। दैट्स वाई जो आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच है इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोशन यहां से मिली थी। आंसर नंबर सी। हंटर कमीशन की बात करते हैं, रिपन के टाइम पे आया था, और इसमें हम कहते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए बात करी गई थी। 1813 एक्ट की बात करते हैं तो इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपया सालाना खर्च किया जाएगा। क्रिश्चियन मिशनरीज को बुलाया जाके धर्म का प्रचार करें। ली कमीशन 1923, जहां पे पहली बार बात करी गई थी कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रॉपर तरीके से आपके इंडियंस और आपके जो प्रॉपर तरीके से जो आपके इंडियंस हैं जी, इक्वल नंबर ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिश मेंबर जो हैं आपके जाएंगे 1923 में। और ली कमीशन को किसने करवाया था? दैट वाज लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग ने जो है आपका इसको करवाया था, लॉर्ड रीडिंग ने। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें क्या बनेगा? दैट इज सी ऑप्शन, चार्ल्स वुड डिस्पैच इज द राइट वन। 1854 1854 में ये आपका पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जो एजुकेशन को प्रमोट करता था, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है। जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था तो दिल्ली में अंग्रेजों का चार्ज किसके पास था? देखिए आपको पता है दिल्ली से लड़ा कौन था? दैट इज बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर लड़े थे, जहां आप कह सकते हैं बहादुर शाह सेकंड लड़े थे, समझ आया। और
उस टाइम पे रिवोल्ट को सप्रेस करने वाले कौन थे? दैट इज जॉन निकोलसन। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जॉन निकोलसन ने जो है इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस को जो है आपका कम कर दिया था और जो है इसको रोक दिया था दिल्ली के रिवोल्ट को। बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया बोला गया था, इस रिवोल्ट में लोगों द्वारा बोला गया था। क्लियर? अब यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से पर्सन कहाँ पे इन्वॉल्व थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जॉन निकोलसन, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, हेनरी लॉरेंस थे वहाँ पे, कानपुर में नाना साहेब एंड तात्या टोपे, कॉलिन कैम्बल, झांसी एंड ग्वालियर लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, बरेली ह्यूज रॉस ने खत्म किया था, बरेली में खान बहादुर खान, सर कॉलिन कैम्बल, इलाहाबाद बनारस मौलवी लियाकत अली, कर्नल ऑन कॉल, बिहार में कुंवर सिंह, अमर सिंह, विलियम टेलर। सो ये जो पर्सन हैं ये आपके प्लेसेस हैं, ये प्लेसेस हैं आपके। क्लियर? और ये पर्सन वो हैं जिन्होंने इंडिया की साइड से लड़े थे और ये वो हैं जो अंग्रेज हैं जिन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था। और इसमें एक पर्सन है दैट इज जनरल ह्यूज रॉस। जनरल ह्यूज रॉस ने बोला था जो लक्ष्मीबाई हैं वो ग्रेट मिलिटेंट हैं पूरे के पूरे 1857 रिवोल्ट की। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर? तो आपका आंसर सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। शाबाश आंसर बताइए। Who was the Viceroy of India at the time of दिल्ली दरबार? दिल्ली दरबार के टाइम पे जो वाइसरॉय था वो कौन था? यस, वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार जो है आपका 3 बार हुआ है, 1877 में, 1903 में और 1911 में। ये दिल्ली दरबार तब सजाया जाता था जब जो है आपकी सेरेमनी होती थी अंग्रेजों के लिए। और 1877 में लॉर्ड लिटन ने किया था, ठीक है, और उसके बाद 1903 में कर्जन ने किया था और जो है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने किया था। तो अब इसमें ऑप्शन देख लो जो पेपर में आएगा वो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देखो जी क्या बनेगा। सो आंसर इसमें ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली बी। क्लियर? लॉर्ड लिटन ने किया था। आंसर नंबर बी इज द राइट वन। आंसर नंबर बी, लॉर्ड लिटन इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर बी। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन के टाइम पे पहला फैक्ट्री एक्ट आया था आपका 1881 का, जिसमें लेबर कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे बातें करी गई थी। और दैट्स इट। तो आपको इतना ही पढ़ना है आपको डिटेल में, ठीक है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, लॉर्ड लिटन को हम और क्या कहते हैं? रिएक्शनरी वाइसरॉय कहा जाता है, वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर कहते हैं, अनपॉपुलर वाइसरॉय कहते हैं, क्योंकि इनको बोलते कुछ थे होता कुछ था। क्योंकि इन्होंने दिल्ली दरबार सजाया था और 1876 में एक्चुअली 1876 में, और क्वीन को जो है केसरी हिंद का टाइटल दिया था। और प्लस आर्म्स एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1878 में। आर्म्स एक्ट जो था वो ये था कि अगर इंडियंस को बंदूकें रखनी है अपने पास तो उनको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। सेम इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी स्टार्ट किया था 1878 में कि आप अपनी लैंग्वेज में छापो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छापो। लेकिन अगर आप जो भी पहला न्यूज़पेपर छापोगे उसकी पहली कॉपी हमारे पास आएगी और हम देखेंगे कि अगर हमारे अगेंस्ट कुछ भी लिखा हुआ तो हम उसका लाइसेंस वगैरह कैंसिल करेंगे। तो ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है जी। समझ आया आप लोगों को? आंसर नंबर बी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बच्चा अभी मेरे को कह रहा था कि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, दिल्ली में जो ये पुराना क्वेश्चन, दिल्ली में जो है आपका रिवोल्ट हुआ था तो उसमें कौन थे? अभी बीच में मैंने कमेंट देखा, यस, मेरे दिमाग में मतलब सामने नहीं आया, हडसन एंड निकोलसन दोनों थे, हडसन एंड निकोलसन दोनों थे यहाँ पे। क्योंकि निकोलसन ने क्या किया था? पूरा रिवोल्ट को किया था, और हडसन ने क्या किया था? दो बहादुर शाह के जो बेटे थे उनको मार दिया था। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन हम ई को टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप टिक करो ई ऑप्शन को। क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। By which act English declared that all the officers in the India open to merit respective of nationality और color? मतलब सारे ऑफिसर जो हैं ओपन हैं, मतलब जो भी मेरिट लेके आएगा वो आपका आगे चला जाएगा, ऑल ऑफिसर। तो यहाँ पे देखिए जी कहाँ पे हैं, देखिए जी, द सर्विस एंड जॉब्स अंडर द कंपनी आर ओपन फॉर ऑल द इंडियंस। दिस इज इन द
चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 के एक्ट में ये बोला गया था और इसमें लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया था ताकि इंडिया के लॉ को कोडिफाई कर सके और प्लस जो है आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जो अंग्रेजों ने भारत के लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है उसकी कंडीशन को इंप्रूव किया जा सके। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपर तरीके से सेंट्रलाइज करी जाएगी। गवर्नर जनरल जो बंगाल का होगा वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, जो विलियम बेंटिक होगा। ट्रेड मोनोपोली जो है चाइना के साथ जो है आपकी और चाइना और चाय के साथ जो है आपकी खत्म कर दी जाएगी। जो गवर्नर्स होंगे वो आपके अपने अपने एरियाज में कानून बना सकते हैं, बट ये जो है ये अब क्या करेंगे, जस्ट सजेस्ट कर पाएंगे जनरल काउंसिल को। अब इंडिया जो है ब्रिटिश कॉलोनी की तरह बात की जाएगी और इसमें जितनी भी कोई और भी चीजें थी, एक्सेप्शन वगैरह थी, वो सब कुछ यहाँ पे खत्म कर दिया गया था। समझ आया आप लोगों को? तो इसका आंसर आपका सामने है 1833 का एक्ट, आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला बताइए, हिंदू एसोसिएशन को स्थापित करने के लिए इनमें से कौन सा पर्सन इन्वॉल्व है? यस, हिंदू एसोसिएशन को स्थापित करने के लिए जो है इनमें से कौन सा पर्सन आपका आया है? बताइए फटाफट। हिंदू एसोसिएशन को स्थापित किया किसने था यहाँ पे? हिंदू एसोसिएशन जो है 1904 में 1904 में स्थापित करी गई थी बाय द एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो एनी बेसेंट आयरलैंड से आई हुई लेडी हैं। इन्होंने जो है 1917 में जो है पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस विमेन चेयरपर्सन ये रही थी और पहली विमेन चेयरपर्सन, क्लियर। और ये आयरलैंड से हैं, ये ध्यान रखना। और ये कलकत्ता सेशन के अंदर इन्होंने चेयर किया था। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग भी स्टार्ट करी थी, जो इन्होंने हेडक्वार्टर बनाए थे मद्रास अदियार में। और बाल गंगाधर तिलक जी के कहाँ पे थे? डैट इज इन द बाल गंगाधर तिलक जी के कहाँ थे? महाराष्ट्र, पुणे में, क्लियर, याद रखना। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल मूवमेंट को भी ज्वाइन किया था और उसके हेडक्वार्टर अगेन मद्रास अदियार बनवाए थे, याद रखना। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1। एमजी रनाडे ये लिंक करते हैं पूना सार्वजनिक सभा से, लिंक करते हैं पूना सार्वजनिक सभा से, क्लियर, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एनी बेसेंट। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। काकोरी ट्रेन जो रॉबरी केस है एक्चुअली ये हुआ था 8 अगस्त 1925 के अंदर, क्लियर। 8 अगस्त 1925 के जब 9 अगस्त 1925 को हुआ था ये काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, जिसमें 8,000 रुपया हमारे इंडियंस जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने लूटा था। और ये ट्रेन जो है 8 नंबर ट्रेन जो है उन्होंने डाउनटाउन करी थी। ये ट्रैवल कर रही थी शाहजहांपुर से लखनऊ में। काकोरी में इन्होंने 8,000 रुपये वहां से लूटे थे और उससे वो हथियार खरीदना चाहते थे और ताकि ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट वो लड़ सकें, क्लियर। इसमें बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व थे। जो मेन पर्सन थे दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, ये पर्सन इन्वॉल्व थे, क्लियर। और देखिए जी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, सचिंद्र नाथ सान्याल, केशव चक्रवर्ती, जो है ये बनवारी लाल, मुरारी शर्मा, ये सब पर्सन इन्वॉल्व थे। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि किसको फांसी हुई थी, किसको क्या हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, जो है आपका अशफाक उल्ला खान एंड रोशन सिंह, ये इन सभी पर्सन को जो है हैंग किया गया था। और यही पेपर में पूछे जाते हैं, यही पेपर में एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है इन चारों का नाम, क्लियर। काला पानी की सजा जो आपकी सेलुलर जेल है पोर्ट ब्लेयर में, वहां पे दी गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल और सचिंद्र बख्शी को, और बाकी लोगों को 3 से 4 साल की सजा मिल गई और बाद में छोड़ दिए गए, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका काकोरी ट्रेन इंसिडेंट था। अब बात ये है कि इस काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में कौन सा पर्सन इन्वॉल्व नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लहरी थे, लेकिन सुखदेव नहीं थे। सुखदेव तो आपके पता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने साइमन कमीशन जब आया था, फिर उसके बाद जो है लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी तो इन्होंने सॉन्डर्स को मारा था, और लेकिन इनका प्लान किसका था? स्कॉट को मारने का। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द, जी बताइए आंसर, आप बताइए लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गॉन्ड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा इज करेक्ट। गढ़कटंगा के बारे में जो है आपकी गोंड किंगडम की करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? जो गढ़कटंगा है, गढ़कटंगा है, इनको हम संग्राम शाह के नाम से भी जानते हैं। संग्राम शाह के नाम से इनका टाइटल है ये,
समझ आया? सो ये गोंड किंगडम ऑफ गढ़ा कटंगा, इनके लिए स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? इट वॉज रिच किंगडम एंड इट अर्नड वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग द वाइल्ड एलिफेंट टू द अदर किंगडम। ये बिल्कुल सही है कि ये बहुत ज्यादा जो है रिच किंगडम थी, बहुत ज्यादा समृद्ध राज्य था, और ये क्या करते थे, जितने भी जंगली हाथी होते थे दूसरे देशों को बेचते थे और वहां से पैसा कमाते थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। यस, ए इज द राइट वन। यस, बिल्कुल सही। क्लियर हो गया आप लोगों को? जब इनका गढ़ कटंगा का गौंड किंगडम का युद्ध होता था मुगल्स के साथ, तो मुगल्स को क्या होता था कि बहुत ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि इट वॉज ए रिच किंगडम। यहां से पैसा, धन वगैरह लूटना, सब चीजें जो है मुगल्स यहां पे करके लेके चले जाते थे। तो इट मींस आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गढ़ कटंगा, द गौंड किंगडम ऑफ गढ़ कटंगा, मध्य प्रदेश। अगला बताइए, सिजदा एंड पैबोस, ये प्रैक्टिस जो है ये किसने स्टार्ट कराई थी? सिजदा का मतलब क्या होता है? सलाम करके आना, जब भी दरबार में आएंगे तो सलाम करके आएंगे ऐसे। और पैबोस का मतलब होता है आते ही पैरों को चूमना। तो ये क्या सिस्टम था? ये अपने आप को बताना कि मैं भगवान हूं। दैट मीन्स आई एम द शैडो ऑफ द गॉड, आई एम द शैडो ऑफ द गॉड। क्लियर? और इसीलिए इन्होंने जिले इलाही अपने आप को बोला, न्याबते खुदाई अपने आप को बोला। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब ये है कि हम भगवान हैं, हम शैडो ऑफ द गॉड हैं। और ये किसने बोला था? ये बलबन ने बोला था। आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? 4 इज द करेक्ट आंसर। बलबन के अगर मैं बारे में डिस्कस करना चाहूं आपसे, तो बलबन वो पर्सन है जिसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो करी थी युद्ध को जीतने के लिए, जिसको आगे फॉलो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने फॉलो किया था। बलबन जो है एक चालीसा ग्रुप का मेंबर है। चालीसा ग्रुप क्या होता था? जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, जिसमें 40 लोग होते थे जो आगे राजा को चुनते थे। लेकिन चालीसा ग्रुप का मेंबर हुआ बलबन, और बलबन को लूप होल्स पता थे। जैसे ही ये किंग बना तो पहले चालीसा ग्रुप को इन्होंने खत्म किया, और इन्होंने उलेमास को बोला, उलेमास मतलब जो धर्म की इंस्ट्रक्शन देते थे, उनको बोला कि आप धर्म के काम में लीजिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? ये सब चीजें इनके द्वारा करी गई, दैट इज बलबन द्वारा। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक, इनको हम बोलते हैं वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया बोला जाता है, वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि 5 ऐसे कारण। पहले दोआब रीजन के अंदर टैक्स लगाया, दूसरा कैपिटल शिफ्ट करी, तीसरा टोकन करेंसी, चौथा इराक के ऊपर अटैक करने के लिए बोला लेकिन गए नहीं, पांचवा कुमाऊं हिल्स का अटैक जो है उल्टा पड़ गया इनके ऊपर, तो उनको हम कहते हैं वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। इनके टाइम पे इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता जो आया था वो कहां से आया था? दैट इज फ्रॉम द मोरक्को, जिसने लिखी थी रहला और सफरनामा पुस्तक लिखी थी। रहला और सफरनामा पुस्तक जो है इसने लिखी थी, ये याद रखना। इब्न बतूता को अपॉइंट किया गया था काजी ऑफ दिल्ली, जो 8 साल के लिए किया गया था, और ये जुडिशियल एक्शन रोल प्ले करता था यहां पे। क्लियर? ये याद रखना। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा राजा है जिन्होंने बहुत सारे टाउन्स बनाए, बहुत सारे जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट्स बनाए, और प्लस फिरोज शाह तुगलक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगता है, इनकी ऑटोबायोग्राफी फतूहत ए फिरोज शाही, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। क्लियर? और इन्होंने जो है दीवाने बंदगन, जो स्लेव्स का डिपार्टमेंट होता था वो इन्होंने बनाया, दीवाने बंदगन। और एक दीवाने खैरात बनाया। खैरात का मतलब क्या था? जिसमें गरीब लड़कियों की शादी करवाता था। और दर उल शिफा, द हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल इन्होंने बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के ऊपर बिजली जब गिर गई थी तो ऊपर की 2 बिल्डिंग जो है रिपेयर करवाने का काम फिरोज शाह तुगलक के पास है। अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनका ओरिजिनल नेम क्या है? अली गुरशप है। और इनकी कहानी अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मनी और राणा रतनदेव जी, इन तीनों पर्सन्स का जो मतलब एक मूवी में भी देखने को मिला था, और इनके लिए एक पुस्तक भी लिखी गई है, दैट इज पद्मावत। पद्मावत पुस्तक जो लिखी थी दैट इज मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, और शेरशाह सूरी के टाइम पे। अलाउद्दीन खिलजी वो पर्सन है जिनको दूसरा सिकंदर कहते हैं। सिकंदर सानी इनका टाइटल है, सेकंड अलेक्जेंडर इनको कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का एक जो है गुलाम है जिसे हम कहते हैं 1000 दिनारी, मलिक कफूर, जो साउथ इंडिया के अंदर गया था और धन लूटपाट करके लेके आया था वहां से। तो पहला राजा जिसने साउथ इंडिया के ऊपर रूल किया है दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। सबसे ज्यादा मंगोल्स का अटैक जो हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ है, और सभी रिवोल्ट को तोड़ा, मतलब मंगोल्स को भगाया अलाउद्दीन खिलजी ने है। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 4। जी हाँ, ऑर्डिनेंस रिफॉर्म, शान मंडी, सब अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। चेहरा दाग सिस्टम
और जो है ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेज। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। पढ़ने को मैंने आपको बताया ना कि बहुत चीजें पढ़ सकते हो आप लोग, जितने पढ़ने को पढ़ना है बहुत पढ़ सकते हो चीजें। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी इन मगध? नंद डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताना है। नंद डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है दैट इज महापद्मनंदा। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, महापद्मनंदा। एक पर्सन है यहाँ पे धनानंद। धनानंद वो ही है जिनके टाइम पे अलेक्जेंडर भारत देश में आया था, सिकंदर भारत देश में आया था। धनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से? कौटिल्य की मदद से, चाणक्य की मदद से, विष्णुगुप्त की मदद से, जिन्हें हम इंडियन माइकेवेली के नाम से ही जानते हैं। तो इन्होंने हराया और जो है नंद वंश खत्म करके मौर्य साम्राज्य जो है स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये हैं कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जिन्हें हम इंडियन माइकेवेली के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं और भद्रबाहु के साथ ये साउथ इंडिया चले गए थे। चंद्रगिरी हिल्स के ऊपर, चंद्रगिरी हिल्स के ऊपर श्रवणबेल गोल के अंदर, श्रवणबेल गोल जहां पे आपके जो है भद्रबाहु के साथ चले गए थे कर्नाटक में, वहीं पे इन्होंने तपस्या करी और इनकी वहीं पे ही डेथ हुई थी। यहां पे याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अगला आंसर बताइए। सैंड्रोकॉटस किसे बोला जाता है? बाय द ग्रीक राइटर जस्टिन। मतलब ग्रीक राइटर जस्टिन ने किस पर्सन को सैंड्रोकॉटस के नाम से बोला था? सैंड्रोकॉटस जो है ये ग्रीक भाषा में वर्ड यूज किया जाता है और ये बोला था चंद्रगुप्त मौर्य को। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिया, मैंने अभी बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, जो कि आपका कमांडर इन चीफ है किसका? अलेक्जेंडर का। जब अलेक्जेंडर भारत देश से चला गया था तो सेल्यूकस निकेटर भारत में था। सेल्यूकस निकेटर को हराया और जैसे ही हारा तो इसने अपनी बेटी की शादी, हेलेना की शादी जो है वो किसके साथ कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और जो है यहाँ पे जो है मेगास्थनीज को भेजा गया था, मेगास्थनीज को भेजा गया था बाय द सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज ने आके भारत में लिखा था, इंडिका पुस्तक लिखी थी और इंडिया के बारे में हमें बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। चंद्रगुप्त सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके वो हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश के साथ बिलोंग करते हैं। आयरन पिलर मेहरोली जो है इनके नाम पे है। 9 जेम्स, 9 हीरे इनके दरबार में रहते हैं, जिनमें एक कालिदास जी भी हैं। चंद्रगुप्त सेकंड जो है आयरन पिलर मेहरोली, हाँ, पहला चाइनीज पिलग्रिम फाहियान, पहला चाइनीज बंदा जो भारत देश में आया था तो वो था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। चंद्रगुप्त वन की अगर मैं बात करता हूं तो इन्हें कहते हैं द रियल फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर कहा जाता है। अदरवाइज गुप्त एम्पायर के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। और रियल फाउंडर किसे बोला जाता है? दैट इज चंद्रगुप्त वन को बोला जाता है रियल फाउंडर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और महाराज अधिराज इनका टाइटल है, ये याद रखना। समुद्रगुप्त की बात करूं, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। V.A. स्मिथ ने इनको बोला था और इनको जो है कविराज के नाम से जानते हैं। वीणा बजाते हुए सिक्कों की पिक्चर्स जो है समुद्रगुप्त की है। प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जो है वो इनकी है, इनके नाम पे है, जो किसकी है? हरिसेन की, जिन्हें हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कह देते हैं। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, ये याद रखना है आपको। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट वन। अगला बताइए। द फाउंडर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ जस्टिस, द फाउंडर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ जस्टिस किसने बताया था हमें? यस, जस्टिस। षड दर्शन आपने पढ़ा होगा, षड दर्शन, जिसमें 6 चीजें थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कपिल, तो ये था सांख्य दर्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। गौतम जो है जस्टिस के बारे में, आंसर इसमें क्या बनेगा? सी, ठीक है। और कन्नड़ विशेषिका, क्लियर। और जामिनी दैट इज उत्तर मीमांसा, क्लियर। और एक है आपका जो है एक रह गया आपका पतंजलि का योगा, पतंजलि का योगा। पॉइंट समझ आया? सो दीज वर द षड दर्शन। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? हाँ, जस्ट ए सेकेंड, ये एक चीज करेक्ट लीजिए। ये दिस वाज नॉट अ उत्तर मीमांसा, दिस इज अ पूर्व मीमांसा। ये पूर्व मीमांसा है, जामिनी ने लिखी, जामिनी के बारे में था यहाँ पे। और एक है उत्तर मीमांसा।
और उत्तरी मीमांसा के बारे में हमें किसने बताया था, दैट इज बद्रियान, इन्होंने हमें बताया था। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये आपका आंसर है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गौतम इज द राइट वन। सांख्या दर्शन, कपिल मुनि, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। बाकी मैंने आपको 6 के 6 बता दिए। षड दर्शन, 6 दर्शन के बारे में बता दिया मैंने डिटेल में। अगला बताइए जी, हॉर्स शू शेप आर्च जो है पहली बार कहां पे यूज हुआ था? हॉर्स शू शेप्ड आर्च, क्लियर? सो दिस इज द हॉर्स शू शेप्ड आर्च, सो दिस वाज यूज्ड इन द अलाई दरवाजा। आंसर इसमें क्या बनेगा? फर्स्ट टाइम यूज हुआ था अलाई दरवाजा में। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पे बनाया था? दैट इज इन द कुतुब। एक सेकंड रुकिए जी, जस्ट ए सेकंड। जो हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर है ये कहां पे बनाया गया था? यस, सो दिस वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द कुबाउत उल इस्लाम मॉस्क में बनाया गया था। तो इसका क्वेश्चन बनेगा डी। समझ आया आप लोगों को? जी, डी बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। यस, कुबाउत उल इस्लाम मस्जिद में बनाया गया था, बिल्कुल सही जी। कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाया गया था, दिल्ली के अंदर बनाया गया था। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी, आंसर नंबर डी। और अलाई दरवाजा बनवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इल्तुतमिश का टॉम जो है, इल्तुतमिश ने क्या बनाया था? सुल्तान गढ़ी, दैट इज द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया, इल्तुतमिश को कहते हैं। और रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। सिल्वर का टंका, कॉपर का जितल इन्होंने इशू किया था। इक्ता सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था कि हम सैलरी की जगह के ऊपर लैंड दिया करेंगे। 40 ग्रुप इन्होंने स्टार्ट किया था, 40 लोगों का ग्रुप जो आगे राजा को चुनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट वन। चलिए अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए जी। क्वेश्चन है महबूबे इलाही जो है किसे बोला जाता था? महबूबे इलाही किसे बोला जाता था? महबूबे इलाही बोला जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया जी को। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, शेख निजामुद्दीन औलिया को बोला जाता है, आंसर नंबर बी। और शेख निजामुद्दीन औलिया के एक डिसाइपल हैं जिनका नाम है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जिन्हें हम क्या कहते हैं? पैरट ऑफ इंडिया, तोते ए हिंद कहा जाता है, भारत का तोता, पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक इन्होंने हमें बताया था, भारतीय शास्त्रीय संगीत इन्होंने जो संगीत हमें इन्होंने बताया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनकी दरगाह जो है अजमेर में देखने को आपको मिलती है, ठीक है। और बाबा फरीद की अगर हम बात करें तो पंजाब वाले एरिया में इनका बहुत बड़ा नाम है और वहां पे लोग जो है इनको काफी ज्यादा मानते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को जी, जी जी जी, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी इज द करेक्ट आंसर। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन है कौन से सुल्तान ने जो लैंड रेवेन्यू है, जो टैक्स होता था वो 50% इंक्रीज कर दिया था जितनी भी प्रोडक्शन होगी, मतलब 50% हमारे पास आएगा। तो डैट राजा डैट सुल्तान वाज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि हम टैक्स भी जो है कैश में लेंगे और सैलरी भी कैश में देंगे। तो इन्होंने जो है इक्ता सिस्टम को खत्म करवाया था जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाया था और इसने सब कुछ बदला कैश में। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने मुश्तक राज की पोस्ट बनाई थी जो कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बात करता है और इन्होंने बताया था किंगशिप नोज नो किनशिप, मतलब राजा का बेटा अगर राजा है तो इट मींस दैट डजंट मीन कि जो है आपका राजा ही बनेगा, जिसमें दम होगा कि हाँ वो आपका राजा बन सकता है तो वो आपका राजा बनेगा। पॉइंट समझ आया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ऑर्डिनेंसेस निकाली, शाह ने मंडी की पोस्ट तैयार करी मार्केट में ताकि मार्केट में कोई भी रेट ज्यादा ना बढ़े। क्लियर, आंसर नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिरोज शाह तुगलक डिस्कस कर चुके हैं, बलबन डिस्कस कर चुके हैं। आंसर नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी इज द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला आंसर बताइए। शाहने फतेहपुर, शाहने फतेहपुर जो है ये किसे कहते हैं? शाहने फतेहपुर जी, शाहने फतेहपुर बोला जाता है जामा मस्जिद को और इसको हम बोलते हैं फ्राइडे मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है, फ्राइडेज मॉस्क के नाम से भी इनको जानते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है।
और आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, जामा मस्जिद इज द करेक्ट आंसर। जामा मस्जिद। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी, जामा मस्जिद क्लियर हो गया। यहां पे एलिवेटेड दरवाजा लिखा हुआ है, ये है आपका बुलंद दरवाजा, जो कि गुजरात में गुजरात जीतने के बाद जो है अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा, द डोर ऑफ विक्ट्री इन्होंने बनवाया था। दैट इज इन द ईयर जो 1602 में 1602 में इन्होंने जो है बनवाया था। एंड फतेहपुर सिकरी में है ये बुलंद दरवाजा। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? चलिए जी, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जामा मस्जिद इज द राइट वन। अगला बताइए, हु रोट तबाकत ए अकबरी? तबाकत ए अकबरी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तबाकत ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? सो दिस वाज रिटन बाय द ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी इसका? डी इज द करेक्ट आंसर। निजामुद्दीन अहमद इज द राइट आंसर। ये पर्सन जो है ये अकबर के दरबार में मीर बख्शी है। मीर बख्शी का मतलब क्या होता है? जो मिलिट्री डिपार्टमेंट को हेड करते हैं मुगल के अंतर्गत। क्लियर? और इन्होंने जो है ये टाइम पीरियड लिखा है गयासुद्दीन तुगलक से, तुगलक वंश से लेके अकबर तक की जो पूरी हिस्ट्री जो है तबाकत ए अकबरी में जो है लिखी है। यस, बिल्कुल सही। क्लियर? मतलब मैं गयासुद्दीन तुगलक नहीं कहूंगा, गजनी से कहूंगा मैं। गजनी से अकबर तक का टाइम जो है वो प्रॉपर तरीके से तबाकत ए अकबरी में लिखा गया है। पॉइंट समझ आया? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर डी। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर डी। आपने पढ़ा होगा अबुल फजल। अबुल फजल जो है नवरत्न में भी है, किसके? अकबर के दरबार में। इन्होंने आईने अकबरी अकबरनामा के बारे में हमें बताया था। आईने अकबरी अकबरनामा के बारे में हमें इन्होंने बताया था। दो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? अबुल कादिर बदौनी, बदौनी के बारे में बात करता हूं तो आपको याद होगा जो है इन्होंने रजमनामा यानी कि जो महाभारत ट्रांसलेशन हुई थी वो इन्होंने लिखा था। ठीक है जी, आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। निजामुद्दीन अहमद इज द राइट वन। अगले बताइए जी क्वेश्चन, कौन से सिख गुरु ने खालसा में कन्वर्ट किया था? खालसा, खालसा मतलब खालस, खालस मतलब प्योर, शुद्ध। पॉइंट समझ आया? तो कौन से मतलब गुरु ने सिखों को शुद्ध किया, प्योर किया, खालस किया? तो इट मींस ये क्या था कि ये अमृत पिलाते हैं ताकि जो है वो प्रॉपर तरीके से सिख वेश में आ जाएं और प्रॉपर तरीके से जो है धर्म की रक्षा करें। एंड दैट गुरु इज गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं सिखों के 10वें सिख गुरु हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। दैट इज ऑन द ईयर 13 ऑन द डेट और एंड ईयर 13 अप्रैल 1699। क्लियर? ये ध्यान रखना। आंसर नंबर सी। गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा लिखा था। किसको लिखा था? औरंगजेब को लिखा था। याद रखना, इन्होंने जब 5 लोगों को खालिस बनाया था तो वहां पे 5 लोगों को 5 चीजें धारण करने के लिए भी बोला था। जो आज अगर जो सिख धर्म के अंतर्गत जो लोग हैं अमृत पीते हैं, मतलब वो सिख रिलीजन में अमृत बोला जाता है। बट एक मैं समझाने के लिए आपको बताऊंगा कि एक वाटर है जिससे जो गुरुद्वारा में पिया जाता है, जिसके कारण वो कहते हैं कि हाँ हम शुद्ध हो गए हैं। अब हम ये 5 चीजें पहनेंगे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोली थी। वो 5 चीजें क्या थी? वो 5 के थे। वो 5 के थे क्या? दैट इज केश, जिसे हम कहते हैं बाल, हेयर्स। ठीक है? दैट इज काछा, दैट इज जिसे हम कहते हैं हाफ पैंट जिसे हम कहते हैं। और कड़ा, कड़ा जो मेरे भी पहना हुआ है ये वाला। ठीक है? और कंगा, कंगा मतलब जो कॉम्ब होता था, कंगा। और एक किरपान, किरपान आपने देखा होगा जो सिख धर्म के अंदर लोगों के यहाँ पे छोटी सी एक चाकू सा जिसे हम कहते हैं समझने के लिए, बट दैट वाज ए किरपान। ठीक है? सो ये सब चीजें इन्होंने बोली थी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी? सी इज द करेक्ट आंसर। गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु तेग बहादुर जी जो है सिखों के 9वें सिख गुरु हैं और गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहते हैं। गुरु तेग बहादुर जी को शहादत मिली थी कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए। चांदनी चौक में इनको मार दिया गया था और जहां पे इनका सर गिरा था जाके, क्योंकि इनका सर काटा गया था, तो वहां पे शीशगंज गुरुद्वारा है। शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे। गुरु अर्जन देव जी जो सिखों के 5वें सिख गुरु हैं और गुरु अर्जन देव जी को मारा गया था। किसने मारा था? जहांगीर ने मारा था, क्योंकि जहांगीर का बेटा जो है दैट इज खुसरो, वो रिवोल्ट कर रहा था जहांगीर के अगेंस्ट और वो जो खुसरो है वो गुरु अर्जन देव जी के पास चला गया। गुरु अर्जन देव जी ने बस उनको रखा ही था, तो लेकिन इसको लगा कि गुरु अर्जन देव जी उनको भड़का रहे हैं, इसलिए दोनों को मार दिया। खुसरो को भी मार दिया और प्लस गुरु अर्जन देव जी को भी मार दिया। ये याद रखना है आपको।
और गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें तो ये सिख धर्म के अंदर जो है संस्थापक है, द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन। क्लियर। गुरु नानक देव जी जो है इन्होंने जो लंगर प्रथा है उसको स्टार्ट किया था। गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट करने वाले ये थे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल वे में इंस्टीट्यूशनल वे क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से जैसे गुरुद्वारा में इंस्टीट्यूशन वे में चलता है, तो उनको स्टार्ट किया था। दैट इज सेकंड सिख गुरु अंगद देव जी ने किया था। गुरु अंगद देव जी ने किया था, ये याद रखना है पॉइंट आपको। और इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट के बारे में बताया था, जो पंजाबी की लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है दैट इज गुरुमुखी, वो गुरु अंगद देव जी ने बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 5 लोगों को चुना गया था खालसा धर्म की स्थापना के लिए। चलिए जी अगला आंसर बताइए। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल योजना, ये किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? यस, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये पहला पोर्तुगीज गवर्नर था जिनका नाम था एल्मिडा, डी एल्मिडा। इन्होंने बताया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब क्या हो गया कि पानी के ऊपर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दैट मींस आप विजय होंगे ही होंगे, आप जीतेंगे ही जीतेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो दैट मींस ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये क्या था कि आपका सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो था ही था, लेकिन पोर्तुगीज का इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट भी ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में हमें बताता है। तो ये पहला पोर्तुगीज जो है आपका गवर्नर जनरल था यहां पे। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। एल्ब्यू क्यूरिक्यू, ये जो पर्सन है ये इंपीरियलिज्म की थ्योरी इन्होंने बताई थी। मतलब ये पोर्तुगीज में है इंपीरियलिज्म की। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इंपीरियलिज्म का मतलब ये है जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी नई जगह के ऊपर गए तो वहां के लोगों को क्या किया? गुलाम बनाया, तो कॉलोनी बना ली, आप अपने लोगों छोड़ने लगे वहां पे, तो कॉलोनी बन गई। उसके बाद जो है जैसे आपने लूटपाट कर ली तो आपको पता लग गया कि हाँ यहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए चीजें रह गई हैं, आप अपने लोगों को लेकर चले जाते हो और वहां पे रॉ मटेरियल के लिए एक क्या बना दी आपने? एक मार्केट बना दी। तो रॉ मटेरियल के लिए जो मार्केट बन जाती है वो इंपीरियलिज्म की थ्योरी बताती है हमें। पॉइंट समझ आया? और ड्यूप्लेक्स की बात करता हूं तो ड्यूप्लेक्स जो है फ्रेंच पर्सन है ये। यस, फ्रेंच पर्सन है और इनके टाइम पे जो है आपका एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिला था। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करता हूं तो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध इन्होंने लड़ा था 1757 में। किसके अगेंस्ट? सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। क्लियर। और जो मीर का जो है आपका मीर जाफर जो है वो सेना के राज बता देता है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को, जिसके बाद जो है सिराजुद्दौला हार जाता है। पॉइंट समझ आया? ये ड्यूप्लेक्स है, ये ड्यूप्ले नहीं है। अरे थोड़ा सा दिमाग चला लो, इट्स ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्ले नहीं है। ये स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं यहां पे। चलिए अगला आंसर बताइए। बैटल ऑफ वेंडिवॉश हुई थी आपकी, जिसमें अंग्रेजों और फ्रांस वालों का युद्ध हुआ था और फ्रांस वालों को परमानेंटली हरा दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेज जो थे वो तो अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्रेंच गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंच काउंट दे लेले ये थे। ठीक है। और यहां पे जो ब्रिटिशर की साइड से था वो था आयरे कूट, तो ये था ब्रिटिशर की साइड से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए इज द करेक्ट आंसर। और अब इसके बाद फ्रेंच उठ ही नहीं पाते, मतलब प्रॉपर तरीके से हरा दिया फ्रेंच वाले पर्संस को यहां पे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट वन, आंसर नंबर ए। अगला बताइए। गॉड ऑफ वॉर इन द वैदिक मतलब गॉड ऑफ वॉर जो देवता युद्ध के लिए जाने जाते हैं देवमंडल में, तो किसे बोला जाता है? तो बोला जाता है इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान को बोला जाता है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो हाइम सूक्तियां हैं वो इंद्र भगवान के लिए हैं। इनको गॉड ऑफ वॉर कहते हैं, रेन लॉर्ड कहते हैं, बारिश के देवता कहते हैं। क्लियर। पुरंदर कहते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स कहते हैं, महलों का तहस नहस करने वाला। ठीक है। और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो गॉड ऑफ थंडर स्टॉर्म इनको बोला जाता है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अग्नि के बारे में बात करूं, अग्नि जो है एक ऐसा गॉड है जो जो पर्सन को भगवान से मिला देता है। तो दैट वाज द इंटरमीडिएट गॉड बिटवीन द मैन एंड द जो है मैन एंड द गॉड। क्लियर। कि ऑब्वियसली बात है जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो हम उसको अग्नि देते हैं, हम कहते हैं कि इनका जो मिलन है अब भगवान के साथ हो गया, तो दैट मींस दिस इज अ इंटरमीडिएट गॉड। क्लियर हो गया, याद रखना। वरुण जो है ये वाटर है,
पर्सोनिफाइड वाटर, वाटर देवता है ये, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद इंद्र भगवान इज द करेक्ट आंसर, इंद्र भगवान। और इंद्र भगवान के बारे में मैंने आपको बताया, ऋग्वेद बताया, ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो पंडित है वो है होत्री। सबसे ज्यादा जो मैंने बोला हाइम्स है यहाँ पे हैं, 1028 सूक्तियां देखने को मिलती हैं, और 10 मंडल हैं इसमें, और 10th मंडल जो बात करता है वो बात करता है पुरुषुक्ता मंडल के बारे में। पुरुषुक्ता मंडल जो है आपका क्या है, दैट इज द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम नहीं कहूंगा मैं, वर्ना सिस्टम के बारे में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में हमें बात करता है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंद्र भगवान। चलिए जी अगला आंसर बताइए, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है निराज सिंह चौधरी द्वारा नहीं लिखी गई? तो ये पुस्तक का जो नाम है दैट इज, कौन सा नाम है, ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया जो है ये E.M. फॉरेस्टर द्वारा लिखी गई है, E.M. फॉरेस्टर द्वारा लिखी गई है। बाकी पुस्तकें जो ये और ये जो लिखी गई हैं निराज सिंह चौधरी द्वारा लिखी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए इज द करेक्ट आंसर, ए पैसेज टू इंडिया। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1 ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉरेस्टर। अगला बताइए, द सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली, दूसरा शहर सिटी दिल्ली का, ये किसने द्वारा बनाया गया? देखिए यहां पे वर्ड लिखा हुआ है सेकंड सिटी। अगर मैं कहूं दिल्ली के अंदर एक शहर बनाया गया था दीन पन्हा, जो कि सेकंड कैपिटल थी, ये बनाया था हुमायूं ने, लेकिन यहां पे वर्ड यूज कर रहा है सेकंड सिटी। दिल्ली के अंदर ये बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखना है, पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, फिरोज शाह तुगलक भी, ये दोनों पढ़ने हैं। पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था किसके साथ, मोहम्मद गोरी के साथ। मोहम्मद गोरी के साथ 2 युद्ध हुए थे इनके, बैटल ऑफ तराइन 1191 1192। बैटल ऑफ तराइन का पहला युद्ध, और ये है तराइन का पहला युद्ध, और ये तराइन का सेकंड वाला युद्ध। क्लियर? पहली बैटल में कौन हार गया था, जो है हारा था मोहम्मद गोरी हारा था, पॉइंट समझ आया, ये हार गया था। और दूसरी बैटल में पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे, और मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे धन का लूटपाट तो किया, और प्लस यहाँ पे अपना साम्राज्य भी स्थापित किया, अपने गुलामों को छोड़ गया, स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे बनी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनका जो है गुलाम था मोहम्मद गोरी का, जिन्होंने अपना स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे स्टार्ट कर ली। क्लियर? और पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर जो है एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रस्सो। ये पुस्तक जो किसने लिखी है, चंद बरदाई ने लिखी है, चंद बरदाई इनका कोर्ट पॉइंट था, समझ आया। शेरशाह सूरी, इनका ओरिजिनल नेम क्या है, फरीद है। इनको शेर खान का जो है टाइटल मिला था, जो है बाबर खान लोहानी ने इनको टाइटल दिया था। बाबर खान लोहानी जो गवर्नर हैं बिहार के। शेरशाह सूरी का जो टॉम है सासाराम बिहार में है। पुराना किला ओल्ड फोर्ट दिल्ली के अंदर इन्होंने बनाया, यमुना रिवर के किनारे पे इन्होंने बनाया, ठीक है। और शेरशाह सूरी के बारे में बात करें तो इन्होंने कॉपर का दाम, और कॉपर का दाम सिल्वर का जो है रुपया इशू करवाया, याद रखें। बहुत सारे जीडी रोड्स वगैरह बनवाए इन्होंने शेरशाह सूरी ने। इनके टाइम पे पद्मावत पुस्तक लिखी गई है, मैंने आपको बताया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट वन, अलाउद्दीन खिलजी। अगला बताइए जी, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस जो है ये स्टार्ट करी गई थी 1927 में, तो ये किसने स्टार्ट करी थी जी? बच्चों और विमेंस की एजुकेशन के लिए बात करी गई थी, और इसको स्टार्ट किया था मार्गरेट कजन ने। मार्गरेट कजन ने इनको जो है स्टार्ट किया था, और ये स्टार्ट किया था दैट इज इन द ईयर 1927 टू प्रमोट द विमेंस एजुकेशन एंड चिल्ड्रन एजुकेशन। बच्चों और महिलाओं की जो शिक्षा के लिए, प्रमोशन के लिए ये ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया गया था। अभी जो है ये इंडिया में इस टाइम पे ये दिल्ली बेस्ड है, और पहले इसको पूना में स्टार्ट किया गया था। अभी दिल्ली में है, पहले पूना में स्टार्ट किया गया था। ये क्लियर हो गया, ताकि वेलफेयर करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। अगला बताइए, इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को पकड़ा गया था, जिनका मतलब ट्रायल जो था, परीक्षण जो था वो रेड फोर्ट दिल्ली में चल रहा था। तो 3 सोल्जर्स को पकड़ा गया था। वो 3 सोल्जर कौन थे? गुरबख्श सिंह ढिल्लों, जो है पीके सहगल, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान। लेकिन कैप्टन मोहन सिंह वॉज नॉट द पार्ट ऑफ जो इन 3 लोगों को पकड़ा गया था। ये 3 लोग पकड़े गए थे, लेकिन कैप्टन मोहन सिंह नहीं पकड़े गए थे। तो आंसर नंबर सी। देखिए आईएनए का जो आइडिया था
वो आईएनए बनाया भी किसने था? कैप्टन मोहन सिंह ने। लेकिन रियल फाउंडर किसे बोला जाता है? रियल फाउंडर ऑफ आईएनए तो वो बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए को ज्वाइन किया था 1943, सिंगापुर में ज्वाइन किया था। और उस टाइम पे आईएनए के जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी बोस, क्लियर। और कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने सारा जिम्मा जो है सारी फोर्स का वो सुभाष चंद्र बोस जी के कंधों पे डाला कि अब आप इस चीज को लीड करेंगे। और इन्होंने जो है अंडमान और निकोबार को पहली बार आजाद करवाया। अंडमान का नाम रखा गया शहीद, निकोबार का नाम रखा गया स्वराज, क्लियर। 4 फोर्सेस बनाई थी जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने, आजाद, नेहरू, गांधी और झांसी। झांसी को लीड करने वाली लक्ष्मी थी और ये सिर्फ और सिर्फ विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स थी, वीमेन एक्सक्लूसिव फोर्स, ये याद रखना। और आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं तो यहां पे इन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, दैट्स इट, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, कैप्टन मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस जी के स्लोगन याद कर लीजिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, और ये सब वर्ड जो हैं इनके बोले गए थे। जय हिंद का नारा इनका था। सुभाष चंद्र बोस जी ने फादर ऑफ नेशन किसको बोला था? गांधी जी को बोला था। और सुभाष चंद्र बोस जी की ऑटोबायोग्राफी इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कैप्टन मोहन सिंह। अच्छा, एक चीज आपसे पूछा जाता है पेपर में, इन लोगों को छुड़वाने के लिए बहुत सारे लोग गए थे यहां पे, ये सारे लोग, क्लियर। तो बुल्ला भाई देसाई, बुल्ला भाई देसाई, दिस वाज द चीफ लॉयर जो है इनको बचाने के लिए गए थे। जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू ये भी इन्वॉल्व थे, लेकिन बुल्ला भाई देसाई वाज द चीफ लॉयर जो इनको बचाने के लिए गए थे। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, अगला बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू द, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इनमें से कहां से बिलोंग करती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है। कांस्य युग के कॉपर प्लस टिन इसका इस्तेमाल करते हैं 70-30 की रेशियो में। ब्रॉन्ज एज कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और ब्रॉन्ज जो है आपका यूज किया गया था यहां पे पहली बार, कॉपर पहली मेटल डिस्कवर करी गई थी ड्यूरिंग द चालकोलिथिक एज, क्लियर, ये याद रखना। और ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी हम जानते हैं, प्राक ऐतिहासिक के नाम से भी हम जानते हैं। जो चीजें लिखित नहीं होती, जो चीजें लिखित नहीं होती उसको कैंसिल किया, और ये जो है हम पिक्चर से, मूर्तियों से पता करके बात करते हैं कि हाँ इस टाइप की सिविलाइजेशन हुई थी। पेलियोलिथिक स्टोन एज होती है ये, नियोलिथिक नव पाषाण का न्यू स्टोन एज जिसे हम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी, ब्रॉन्ज एज इज द करेक्ट आंसर, ब्रॉन्ज एज, क्लियर। सो ये ब्रॉन्ज एज जो फैली हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, और प्लस इंडिया में कहां पे? दैट इज इन द पंजाब, जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान और गुजरात और नॉर्थ महाराष्ट्र में फैली हुई थी। जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये जो नदियां हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये आपके क्या है? दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं तो नॉर्थ मोस्ट साइड जो है मेंढा थी, और आपकी बिल्कुल साउथ मोस्ट साइड जो थी वो थी दैमाबाद, क्लियर। और ईस्टर्न मोस्ट साइड जो थी वो थी आलमगीरपुर, और यहां पे जो थी दैट इज सुतका गेंदोर, ये आपकी बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट साइड थी, ये आपको याद रखना है, क्लियर। और इंडस रिवर के किनारे पे जो सिविलाइजेशन हुई है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कह देते हैं। इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, वो पता होनी चाहिए। नॉर्थ से साउथ में कैसे लगी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इंडस ऊपर है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये हैं। रावी, ब्यास, सतलज का पानी इंडिया के पास है, इंडस, झेलम, चेनाब का पानी पाकिस्तान के पास है, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, और इंटरमीडिएटर बना था वर्ल्ड बैंक, ये जिसके कारण पानी का शेयर हुआ था। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्लियर। तो गाइज बहुत अच्छे से, दिमाग से और इंफॉर्मेटिव चीजों से ध्यान रख के आपको ये चीजों को अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखना। चलिए जी, चलिए जी आंसर बताइए, जस्ट ए सेकेंड, आप तब तक आंसर बताइए, मैं बताता हूं आपको।
चलिए जी, इन विच लैंग्वेज डिड द कालिदास रोट हिज प्ले। कालिदास जी ने जो प्ले किया है यहां पे, वो कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने प्ले किए हैं। देखिए जी, कालिदास जी के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कालिदास जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कालिदास जी को हम और क्या कहते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं। आपको पता है ऋतु संहार, कुमार संभव, क्लियर, और मेघ मल्हार, और जो है कुमार संभव, क्लियर, यस, मालविका अग्निमित्रम, बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। नॉट मेघमल्हार, मेघमल्हार इज अ राग ऑफ तानसेन, क्लियर, ये याद रखना। तो इन्होंने जो भाषा लिखी है दैट इज कालिदास, सॉरी दैट इज संस्कृत भाषा में इन चीजों का अनुवाद किया गया है। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कालिदास, आंसर नंबर 4 दैट इज संस्कृत भाषा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कालिदास जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या, दैट इज मालविका अग्निमित्रम, दैट इज मालविका अग्निमित्रम। ये एक पुस्तक लिखी गई है आपके कालिदास जी द्वारा, जिसमें अग्निमित्रम और मालविका की लव स्टोरी है। ये अग्निमित्रम जो है ये बेटा है किसका, शुंग वंश जो स्टार्ट किया था, शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, और इसकी लव स्टोरी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है मालविका अग्निमित्रम में। ये पुष्यमित्र शुंग जो है ये लास्ट मौर्य किंग थे आपके, लास्ट मौर्य किंग, जिसका नाम क्या था, बृहद्रथ। उस बृहद्रथ को इन्होंने मारा था, ठीक है, बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ को मारा था और अपना वंश शुंग वंश इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 4, संस्कृत इज द करेक्ट वन, संस्कृत। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। फेमस हवा महल कहां पे लोकेटेड है। हवा महल, द पैलेस ऑफ विंड्स, पैलेस ऑफ ब्रीज। ये जो पैलेस है ये किसके द्वारा बनाया गया है, सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा बनाया गया है, सवाई प्रताप सिंह, इनके द्वारा जो है ये बनाया गया है, सवाई प्रताप सिंह। ये फाउंडर हैं किसके, दैट इज जयपुर के। तो जयपुर में ही ये हवा महल देखने को आपको मिलता है। जयपुर को हम और क्या कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हवा महल है पिंक कलर और रेड कलर के सैंडस्टोन द्वारा जो है यूज करके ये बनाया गया है, ये याद रखना। आंसर नंबर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए, यस, वेरी गुड, क्लियर हो गया। आंसर नंबर ए इज द राइट वन, क्लियर। उदयपुर की अगर हम बात करते हैं तो उदयपुर जो है वो, उसे हम क्या कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स के बारे में भी कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, उदयपुर। रेड और पिंक का मिश्रण देखने को आपको मिलता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज लोकेटेड इन द हैदराबाद। हैदराबाद में इनमें से कौन सी जो प्लेस है आपकी लोकेटेड है, यस बताइए। हैदराबाद तेलंगाना में इनमें से कौन सी प्लेस जो है आपकी लोकेटेड है, यस, बिल्कुल सही। सो दैट इज द चार मीनार, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चार मीनार इज द राइट आंसर। एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक पेपर में किसी एग्जाम में आया था, किसी रिसेंट कोई एग्जाम में देखा था, आई डोंट नो कौन सा एग्जाम था, और उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हैदराबाद में पहली जगह हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कौन सा था, कुछ इस तरीके का लैंग्वेज का क्वेश्चन था। अब एक चीज बताओ, अगर आपको पता भी ना हो, ठीक है, वो इसी तरीके के ऑप्शन आए हुए थे वहां पे, तो उसी ऑप्शन से हमें सीधा पता लग रहा था कि चार मीनार कहां पे है, हैदराबाद, तो टिक कर दो। कई बार क्या होता है, कई बार चीजें आपको पड़ी नहीं होती, कहीं पे भी फैक्ट नहीं पड़ा होता, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि चार मीनार जो है हैदराबाद में है, तो आप टिक कर दो, क्या दिक्कत हो जाएगी इससे, क्लियर। ऐसी चीजें छोड़ के नहीं आनी होती, मैं आपको बता दूं, क्लियर हो गया आप लोगों को, यस, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये किस रिवर के किनारे पे है, मूसी रिवर के किनारे पे है, ये भी आपको याद रखना है, मूसी रिवर के किनारे पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। हुमायूं टॉम की अगर हम बात करते हैं, हुमायूं टॉम जो है हाजी बेगम ने बनवाया था, इनकी वाइफ ने, हुमायूं की वाइफ ने, और इसको डिजाइन किसने किया था, मलिक मिर्जा गियास, मलिक मिर्जा गियास और सैयद अली ने इसको डिजाइन किया था, किसको, हुमायूं टॉम को। और ये है कहां पे, दिल्ली में है। और हुमायूं टॉम जो है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, यानी कि ताजमहल बनने से पहले ताजमहल जैसा, क्लियर, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको देख के ताजमहल बनाया गया, मतलब कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। हुमायूं टॉम। और आपको पता है कि ताजमहल तो आगरा में है, किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, दैट इज अर्जुमंद बानो बेगम,
के लिए, मुमताज महल के लिए इन्होंने बनवाया था। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, एक होता है ताज ऑफ डेक्कन, यानी कि दक्षिण का ताज किसे कहते हैं? दक्षिण का ताज कहते हैं बीबी का मकबरा को। बीबी का मकबरा, ये बीबी कौन है? ये बीबी का मकबरा कौन है? ये वाइफ है किसकी? औरंगजेब की वाइफ है, जिनका नाम है राबिया दुरानी। उनके नाम पे जो है ये आपका डेट इज बीबी का मकबरा है। और ये किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? आजम शाह ने बनवाया था, याद रखना, आजम शाह ने बनवाया था, जो इनका बेटा है। और ये है कहां पे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ताज ऑफ डेक्कन कहते हैं। सांची स्तूप की अगर मैं बात करता हूं तो ये स्तूप मध्य प्रदेश में है, अशोक द्वारा बनाया गया है। शनिवार बाड़ा, शनिवार बाड़ा एक प्लेस है जहां पे पेशवा बैठते थे। अब ये पेशवा कौन है? पेशवा जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, कहां के? मराठा अंपायर के। और जो सारी चीजें ये संभालते हैं, पेशवा संभालते हैं। तो आपका आंसर सामने है, तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? यस, क्लियर। हाँ, शनिवार वाड़ा कहां पे है यार? जहां पे मराठा एम्पायर की प्लेस है वो कहां पे है? डेट इज द पुणे, पुणे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा शनिवार वाड़ा। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। चलिए जी, हियर इज द चार मीनार। Which of the following British viceroys was responsible for involving the Indians in the Second World War? भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए कौन जिम्मेदार था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबको पता है, ये हुआ कब था? 1939 से लेके 45 तक, ये सबको आपको पता है। अब बात ये है कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन है? उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय है लॉर्ड लिंथिगो। क्लियर, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, पहली बात तो। अब कैनिंग आपको पता है ये 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे था। क्लियर, और विलियम बेंटिक कौन है? ये 1833 में पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। वॉरेन हास्टिंग क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस टाइम पे था ये। तो ऑब्वियसली बात है, सीधा आंसर आ गया, लॉर्ड लिंथिगो इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड लिंथिगो इज द राइट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब बात यहां पे ये है कि जो लॉर्ड लिंथिगो है आपका, ये कौन है? ये गवर्नर जनरल वाइसरॉय है। इसने क्या क्या चीजें हमने बताई थी? इनके टाइम पे अगस्त ऑफर आया था। अगस्त ऑफर का मतलब यहां पे ये है कि पहली बार अंग्रेजों ने माना कि हाँ, हम इंडिया का संविधान बना के देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के देंगे। और ये 1940 में आया था, 1940 में गवर्नर जनरल वाइसरॉय लॉर्ड लिंथिगो। क्लियर हो गया आप लोगों को? इन्हीं के टाइम पे 1942 में जो है आपका क्रिप्स मिशन आया था भारत में। क्रिप्स मिशन, जिसके लिए गांधी, क्रिप्स मिशन को भेजा किसने था? डेट इज किसने भेजा था? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन हार रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार रहा था। विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात यह है, क्रिप्स मिशन भारत में आया तो ये कह रहा है कि हम वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्लियर, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, बात चलता चला जा रहा है। क्लियर, और इसी के लिए क्रिप्स मिशन के लिए बोला गया था पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक। मतलब ये पोस्ट डेटेड चेक के बारे में किसने हमें बताया था? दैट इज महात्मा गांधी जी ने वर्ड यूज किया था इसके लिए, ये याद रखना। और इसी टाइम पे ही महात्मा गांधी जी ने जो है आपकी जो दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। वॉरेन हास्टिंग की बात करते हैं तो ये आपके पहले गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल के हैं। इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 स्टार्ट किया था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाई थी आपकी जो है दैट इज इन द कैलकाटा। और प्लस इन्होंने जो है ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म किया था भारत में से। लिंथिगो बता दिया। लॉर्ड कैनिंग 1857 के टाइम पे रिवोल्ट हुआ था, तब ये थे। और जब आपका यूनिवर्सिटी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास स्टार्ट करी गई, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास नहीं, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कैनिंग 1857 हो गया। पहले वाइसरॉय ये रहे थे हमारे भारत देश के। जब क्वीन ने गुड गवर्नेंस एक्ट पास किया था, गुड गवर्नेंस एक्ट दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया था, जब इन्होंने बोला था कि हाँ हम सारी चीजें जो हैं इंडियंस को प्रॉपर देंगे, तो कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे, वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम बेंटिक 1833 में जो है पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इन्होंने 1829 में जो है सती प्रथा को खत्म करवाया था। सती प्रथा को खत्म करवाने में राजा राम मोहन राय जी का बहुत बड़ा हाथ था। क्लियर, और इन्होंने 1835 में इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन रिकमेंडेशन किसकी थी? रिकमेंडेशन थी लॉर्ड मैकॉले की। अगेन इसमें राजा राम मोहन राय जी ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया था। लॉर्ड मैकॉले की बात करें तो इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया,
फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। क्लियर, तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड लिंथिगो। चलिए जी अगला आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला बताइए। Who in collaboration with the Japanese started the Indian National Army in the hope of expelling the British from India? जापान के साथ मदद दी थी इन पर्सन ने और बाद में जो है अंग्रेजों को बाहर निकालने की बात करी गई थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो पर्सन इज सुभाष चंद्र बोस। क्लियर, सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी को इन्होंने ज्वाइन किया था 1943, सिंगापुर में ज्वाइन किया था इन्होंने, याद रखना। और राज बिहारी बोस ने सारा मतलब दारोमदार जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में दे दिया था कि अब आप इस चीज को चलाएंगे। क्लियर, इंडियन नेशनल आर्मी की इन्होंने 4 फोर्सेस बनाई थी। दैट वाज सुभाष, क्लियर, गांधी, नेहरू और झांसी। ये आपकी जो है 4 फोर्सेस थी। और झांसी जो है विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स थी, लड़कियों की फोर्स थी ये। इन्होंने बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा दिया। और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल नाम की ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने लिखी है। और इन्होंने पेपर भी स्टार्ट किया था, दैट इज स्वराज पेपर इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और ये ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जो है आपके चेयरपर्सन भी रहे हैं। क्लियर, ये याद रखना है। और प्लस सुभाष चंद्र बोस जी ने 38 हरिपुरा सेशन जीता था, 39 त्रिपुरी सेशन जीता था। त्रिपुरी सेशन में इन्होंने पत्ताभी सीतारमैया को हराया था। पत्ताभी सीतारमैया को गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे। 39 में जैसे जीतते हैं तो गांधी जी के साथ डिफरेंसेस ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं उसी टाइम पे आईएनसी को। जब रिजाइन कर देते हैं तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट उन्हें वहां पे कौन बिठाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बिठाया जाता है। 39 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी जो है ये स्टार्ट करते हैं अगेन देश को आजाद कराने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर। तांत्या टोपे की अगर हम बात करते हैं तो 1857 रिवोल्ट में एक पर्सन जिंदा पकड़ा गया था जिसको सजा हुई थी, जेल मतलब फांसी हुई थी, तांत्या टोपे। इनका नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग इनका ओरिजिनल नेम है। महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में, यंग इंडिया इन्होंने लिखा है, हिंद स्वराज इन्होंने लिखा है, क्लियर, हरिजन इन्होंने लिखा है। और प्लस जो है इंडियन ओपिनियन इन्होंने लिखा है, पेपर है ये। इंडियन ओपिनियन इन्होंने साउथ अफ्रीका से लिखा था। इनकी ऑटोबायोग्राफी दैट इज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्लियर, भगत सिंह के बारे में बात करते हैं तो ऑल इंडिया नौजवान सभा जो है इन्होंने स्टार्ट करी थी 1926 में। और भगत सिंह जी ने जो है असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ गए थे ये, बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है असेंबली में गए थे। और उसके बाद जो है इन्होंने जेल में भूख हड़ताल करी। 64th डे के ऊपर जो है एक पर्सन की डेथ हो गई थी, डेट वाज जतिन दास। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जेल में, वाई आई एम एथीस्ट, ये याद रखना, ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सुभाष चंद्र बोस इज द राइट वन। क्लियर, सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को इनका बर्थ एनिवर्सरी होती है। क्लियर, याद रखना। और पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है इनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है इनमें से किसने लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम इनमें से पुस्तक किसने लिखी है? दैट इज बाय द मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने लिखी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर इनका रहा है, क्योंकि 1940 से 45 में कोई सेशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे चेयरपर्सन मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ही थे। हमारे भारत देश के, आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 नवंबर को, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं तो इन्हें गांधी ऑफ बिहार कहते हैं। क्लियर, गांधी ऑफ बिहार हमारे आजाद भारत के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी 11 दिसंबर 1946 को इनको परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। और इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिया डिवाइडेड इन्होंने पुस्तक लिखी है। जब देश बन रहा था, आजाद भारत बन रहा था, तो नेशनल फ्लैग की जो कमेटी थी उसके चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। और सरदार पटेल जी की बात करते हैं। सरदार टाइटल इनको कहां से मिला था? बारदोली सत्याग्रह से।
बारदोली सत्याग्रह गुजरात में क्रॉप टैक्सेशन के लिए हुआ था, जिसमें लीड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो गांव की औरतों ने वहां पे टाइटल दिया था बारदोली सत्याग्रह 1928 में। क्लियर। सरदार पटेल जी को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन करी थी, किसकी? बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन करी थी जर्मनी की। और इसीलिए बिस्मार्क कहते हैं क्योंकि जब इंडिया डिवाइड था तो 562 स्टेट्स में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी में पूरा का पूरा देश कंबाइन कर दिया था। किसने? सरदार पटेल जी ने कर दिया था। सरदार पटेल जी जब आपका 1931 का कराची सेशन चल रहा था तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उस टाइम के प्रेसिडेंट कराची सेशन के वल्लभ भाई पटेल थे। और वहां पे पहली बार फंडामेंटल राइट जो है ड्राफ्ट किया गया, उसका बिल ड्राफ्ट किया गया। और इस बिल को ड्राफ्ट किसने किया था? इस बिल को ड्राफ्ट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, याद रखना। क्लियर। और जब हमारा आजाद भारत हो रहा था, असेंबली बन रही थी, तो असेंबली में फंडामेंटल राइट की कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। क्लियर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरपर्सन, और इन्होंने हमारे आजाद देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। क्लियर। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने लिखी है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में पहले प्रेसिडेंट जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी के ये रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें इनमें इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी इज द राइट वन। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला बताइए। यस, लिंक करना है, चीजों को लिंक करना है गाइस, लिंक करना है। क्लियर हो गया आप लोगों को? और तभी मैं कहता हूं कि इन चीजों को पढ़ा करो, क्योंकि इनमें से जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो मैं पेड कोर्स से लेता हूं, अपने 10,000 एमसी कोर्स से लेता हूं, ताकि आपको मैक्सिमम चीजें पता लगती रहे। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं यहाँ के लेक्चर में, तो ये मैंने पेड कोर्स से लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सारा पढ़ाऊंगा तो सारा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेड वाले चिल्लाने लग जाते हैं फिर बच्चे। बट अदरवाइज मैं कुछ क्वेश्चन डेली क्लासेस में लेके आ रहा हूं यहाँ पे। हुज लिटरेरी वर्क वॉज बालिका। बालिका जो है ये किसका लिटरेरी पुस्तक है? किसने लिखी थी? ये सबको पता है। ये क्यों? क्योंकि ये तीनों पर्सन आपने पढ़ रखे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी इज द करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको गुरुदेव के नाम से जानते हैं। गुरुदेव का टाइटल इनको दिया था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। इनको बार्ड ऑफ बंगाल कहते हैं। क्लियर। और प्लस इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनवाई थी। कहां पे? कैलकाटा में बनाई थी। और इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, पहला 1913 में। और उसके बाद इन्होंने काबुली वाला पुस्तक भी लिखी हुई है। काबुली वाला पुस्तक भी इन्होंने लिखी हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है इन्होंने नेशनल एंथम भी इन्होंने, इनके द्वारा हमारा वर्णन किया गया है। यस, क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर। चलिए जी, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर जी। महात्मा गांधी डिस्कस कर चुके हैं। महात्मा गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम क्या है? महादेव देसाई। सुभाष चंद्र बोस डिस्कस कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू हम डिस्कस कर चुके हैं। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जी इज द करेक्ट वन। अगला बताइए। हमार शुनार बांग्ला। अगला बताओ, अगला, शाबाश। इन विच लैंग्वेज संगम लिटरेचर इज रिटन। संगम लिटरेचर जो है वो कौन सी भाषा में लिखा जाता था? देखिए, संगम होता क्या था? संगम का मतलब क्या है? जहां पे आपके तमिल पोइट्स जो हैं मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो ऑब्वियसली लिटरेचर जो है तमिल में ही लिखा जाएगा। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संगम की 3 मीटिंग हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट मीटिंग मदुरई में हुई है। क्लियर। और थर्ड मीटिंग भी मदुरई में हुई है। क्लियर। सेकंड हुई है कपाटपुरम में। कपाटपुरम में देखने को आपको मिली है सेकंड वाली। पहली मीटिंग के जो चेयरपर्सन थे दैट वाज अगस्त। क्लियर। दूसरी में तोलका पियार। थर्ड में नकीरार। ये याद रखने हैं सारे पॉइंट आपको। ये चेयरपर्सन थे नकीरार। अब यहां पे जो सेकंड आपकी थी तोलका पियार था। तोलका पियार में एक पुस्तक लिखी गई थी, पहली तमिल लिटरेचर लिखा गया था जो तोलका पियार ने लिखा था, दैट इज तोलका पियम।
टोल का पीएम पहला तमिल लिटरेचर लिखा गया था। तो इस बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तमिल इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मदुरई। मदुरई वो जगह है जिन्हें हम कहते हैं सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, और ये वही जगह है जहां पे गांधी जी हाफ नेकेड का मतलब इन्होंने शर्ट पहनना बंद कर दिया था और धोती के ऊपर ही रह गए थे, उसके बाद इन्होंने शर्ट कभी भी नहीं पहनी। क्लियर, ये याद रखना। और हाफ नेकेड सेंट इनको किसने बोला था, विंस्टन चर्चिल ने बोला था। ये विंस्टन चर्चिल वही है जिसने भारत देश में जो है वो भेजा था, क्रिप्स मिशन भेजा था। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ आ गया आप लोगों को? यस, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए। एट विच प्लेस मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906? मुस्लिम लीग जो है ये बनी 1906 में थी। ये क्यों कहां पे बनी थी, ये क्वेश्चन है आपका। यस, देखिए जी, पहली बात तो आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग बनाने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य सिर्फ एक दो उद्देश्य थे। पहले कि ये अपनी लॉयल्टी पेश करना चाहते थे ब्रिटिशर्स के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा, अपने राइट्स को सेफगार्ड करना चाहते थे कि हाँ हमारे राइट्स भी हों और पब्लिक हमें जाने कि हाँ हमारे भी राइट्स हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, ये आपके उद्देश्य थे। अब बात यहां पे ये है कि मुस्लिम लीग बनी कहां पे थी, तो ये बनी थी ढाका में। आंसर नंबर बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग बनाने में सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका इन्होंने जो है सबसे बड़ा योगदान दिया था। और आगा खान थे, आगा खान, मोहसिन उल मुल्क, ये पर्सन जो हैं आपके इन्वॉल्व हैं किसमें, दैट इज द मुस्लिम लीग को बनाने में। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। अगला बताओ। ग्रेट स्कॉलर अश्व घोष वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ विच रूलर? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन एक इस तरीके से आता है, अश्व घोष और नागार्जुना और दैट इज वासुमित्र, ये तीनों के तीनों जो हैं कंटेम्परेरी हैं कनिष्क के टाइम पे। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। ये अश्व घोष वही है जो डिप्टी चेयरपर्सन रहा था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, और जो कश्मीर में करवाई थी किसने, कनिष्क ने करवाई थी, जहां पे हीनयान और महायान डिवाइड हो गए थे, विभाजन हो गया था यहां पे। और डिप्टी चेयरपर्सन रहे थे, ये वही पर्सन है जिन्होंने बुद्ध चरिता भी लिखी है। बुद्ध चरिता किसने, अश्व घोष ने लिखी है, याद रखना, ठीक है। वासुमित्र उस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे। नागार्जुना ने महायान का माध्यमिक स्कूल बताया है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कनिष्क की बात करते हैं तो इनको दूसरा अशोक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया। चाइना, कोरिया, जापान में जो है बहुत सारे जो है आपने बुद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए स्कॉलर्स भेजे थे, और इन्होंने 78 AD में जो है इन्होंने स्टार्ट किया, दैट वाज शक ईरा स्टार्ट किया। और प्लस इन्होंने जो है दैट इज किसके ऊपर कंट्रोल किया था, सिल्क रूट के ऊपर जो है इन्होंने कंट्रोल किया था बहुत ज्यादा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। और कनिष्क के टाइम पे ही गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स बड़ा फेमस हुआ था, और आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स भी इसके टाइम पे प्रचलित था। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स में ग्रे सैंडस्टोन यूज करते थे, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में रेड सैंडस्टोन यूज करते थे। जो आपका बामियान स्टैचू है अफगानिस्तान में बुद्ध भगवान का, तो वो आपका दर्शाता है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स में। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो कनिष्क का हेडलेस स्टैचू है वो हमें बताता है दैट इज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स की फॉर्म में। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये हेडलेस स्टैचू कौन है, कहां पे है, पेशावर में, ध्यान रखना। आंसर नंबर सी। चंद्रगुप्त वन की अगर मैं बात करता हूं, चंद्रगुप्त वन तो ये वो हैं जो जिन्हें हम रियल फाउंडर कहते हैं आपके गुप्त एम्पायर के, क्योंकि चंद्रगुप्त दो जो हैं, चंद्रगुप्त सेकंड जो हैं वो हैं जिनके टाइम पे पहला चाइनीज पेलग्रिम आया था, फाहियान 2 आया था। क्लियर, याद रखना। स्कंदगुप्त वो हैं जिन्होंने हुन्स के अटैक को इंडिया से भगा दिया था, और इसका वर्णन जो है भितरी पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो है किया गया है, ये याद रखना है आपको। और स्कंदगुप्त की होगी बात। हर्षवर्धन की बात करते हैं तो इन्होंने कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट करी थी, और ये खुद एक लेखक हैं हर्षवर्धन। इन्होंने प्रियादर्शिका, क्लियर, रत्नावली, नागानंद, ये सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी गई हैं। क्लियर, ये याद रखना, इनके द्वारा लिखी गई हैं।
हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरिता लिखी गई है, जो लिखी थी बाणभट्ट ने। जो बाणभट्ट है वो कोर्ट पोइट है हर्षवर्धन का, जिन्होंने कदम्बरी नाम की पुस्तक भी लिखी है, ये भी आपको याद रखना है। हर्षवर्धन की बात करते हैं तो ये चालुक्य वंश के राजा पुलाकेशिन II से हारा था। पुलाकेशिन II ने जब हराया था तो इसका वर्णन रवि कृति ने अपनी इंस्क्रिप्शन में लिख दिया था। वो इंस्क्रिप्शन क्या थी? दैट इज आहियोल इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा गया है। क्लियर। और पुलाकेशिन II की बात करूं, चालुक्य वंश की बात करते हैं तो इनकी कैपिटल थी दैट इज वातापी। वातापी। क्लियर। और पुलाकेशिन II को हराया था पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन I ने हराया था, जिन्होंने टाइटल लिया था फिर वातापी कोंडा का, वातापी को जीतने वाला। ये याद रखने हैं पॉइंट्स आपको सारे। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आंसर नंबर सी। कितना छोटा पॉइंट था, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन अगर आपके सामने, अगर आपको चीजें इतनी सारी पता हैं तो आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, पेपर आपका है। पॉइंट समझ आया? पेपर में कुछ भी पूछ ले, पेपर आपका है, लेकिन द थिंग इज कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर। ऐसे ही हम पढ़ाते हैं अपने पेड कोर्स में भी। जिस तरीके से बच्चे पूछ रहे थे बीच में कि हाँ कि सर ये पेड कोर्स में मिलते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल मिलते हैं, और मैं पढ़ाता भी ऐसे ही हूं। मैं कभी भी यूट्यूब और पेड कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं रखता, मैं पढ़ाता वैसा ही हूं, बट बस वहां पे क्या है, चीजें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर गई हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहती हैं और मिलती रहती हैं, सबको एक ही जगह के ऊपर सब कुछ मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। हु हैड कंस्ट्रक्टेड द सुदर्शना लेक? हु हैड कंस्ट्रक्टेड द सुदर्शना लेक? सुदर्शन लेक को बनवाया किसने था? सुदर्शन लेक को बनवाया किसने था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का, ये चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर है जिसका नाम क्या है? दैट इज पुष्यगुप्त वैश्य। इन्होंने जो है इस चीज को बनाया था, सुदर्शन लेक को बनाया था। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस जी, क्लियर। और इस सुदर्शन लेक की जो भी लेक है, इसको रिपेयर किसने करवाया था? रिपेयर बाय रुद्रदमन। रिपेयर किसने करवाया था? रुद्रदमन I ने करवाया था। और ये रुद्रदमन I जो है ये शक वंश का राजा है, शक रूलर है ये, और इसको आगे जाके दोबारा से रिपेयर करवाया गया था। दैट इज किसके द्वारा रिपेयर करवाया गया था? स्कंदगुप्त के रूलर परामटा द्वारा जो है इस चीज को रिपेयर करवाया गया था। और परामटा कौन है? ये गवर्नर हैं किसके? स्कंदगुप्त के। स्कंदगुप्त के गवर्नर परामटा को जो है इन्होंने, परामटा ने रिपेयर करवाया था। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आंसर नंबर सी, पुष्यगुप्त वैश्य इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। गुजरात में है ये, गिरनार हिल्स के पास। यस। अशोक की सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन है, पिक्चर है जो हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन बात यहां पे ये है कि इस पिक्चर के बारे में अगर हम बात करें, इस पिक्चर के अगर बारे में हम बात करते हैं तो बात ये है कि इसमें कौन सी जो चीज है वो पिक्चर नहीं दर्शाई गई वहां पे। जल्दी से जल्दी बताइए, अशोक के सारनाथ पिलर के ऊपर किस चीज की पिक्चर नहीं है? देखिए अशोक की, चलो सारनाथ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पिक्चर के बारे में बात करते हैं। तो वहां पे कौन कौन सी चीजें हैं? हॉर्स भी है, एलिफेंट भी है, लाइन भी है और बुल भी है, लेकिन यहां पे राइनो नहीं है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गैंडे की पिक्चर नहीं है, तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। यस, राइनो इज नॉट देयर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके से पिक्चरें हैं आपकी, ये 4 शेर लिखे हुए हैं और चारों मतलब अपनी अपनी डायरेक्शन में हैं, और नीचे जो है ये आपके सारे के सारे जो हैं पिक्चर्स देखने को आपको मिलती हैं यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे सारनाथ के बारे में। सारनाथ यूपी में एक प्लेस है जहां पे गौतम बुद्ध जी ने जो है पहला उपदेश दिया था, और वो उपदेश अपने 5 अनुयायियों को दिया था, 5 फॉलोअर्स को दिया था। और इसको हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। क्लियर। और इस धर्म चक्र परिवर्तन को हम और क्या कहते हैं? दैट इज टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ भी इसको कह दिया जाता है। क्लियर, याद रखना। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी जी। पहला सरमन यहां पे दिया था, पहला उपदेश इन्होंने यहां पे दिया था। और मैं आपको बता दूं, पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए थे? यूपी में ही। द प्लेस वॉज श्रावस्ती। श्रावस्ती के अंदर जो है आपकी सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी।
अगला बताओ, ड्यूरिंग ह्यूज टाइम दैट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो मैं लिखता कैसे हूं, पहली, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्लियर। तो देखते हैं किसने किसने करवाई थी। अजातशत्रु ने करवाई थी, काल अशोक ने करवाई थी, अशोक ने करवाई थी, और चौथी कनिष्क ने करवाई थी। कहां कहां पे करवाई थी, राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कश्मीर में। चेयरपर्सन कौन थी, महाकश्यप, सबाकमी, मोगालीपुत्तिस और चौथे थे वासुमित्र। डिप्टी चेयरपर्सन यहां पे थे अश्वघोष, बताया था मैंने अभी आपको, क्लियर। इन काउंसिल में हुआ क्या है, विनय पिटक, सुत पिटक, ये दोनों पुस्तकें लिखी गई हैं आपकी। यहां पे विनय पिटक उपाली ने लिखी थी, सुत पिटक आनंद ने लिखी थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधाम पिटक, अगेन मोगालीपुत्तिस ने ही लिखी है। चौथी में हीनयान और महायान डिवाइड हो गया था, बुद्ध धर्म के लोग डिवाइड हो गए थे। तो अब लगा लो इसमें क्या आंसर बनेगा, इसमें लगा लो क्या आंसर बनेगा जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लो जी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन है। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक ने करवाई है, पाटलिपुत्र में करवाई है, मोगालीपुत्तिस चेयरपर्सन है, अभिधाम पिटक जो है इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो कोई भी अब आंसर आ जाए तो आप आंसर टिक कर देंगे। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अशोक इज द राइट वन, अशोक। अगला बताइए, शाबाश। द ऑथर ऑफ प्रबंध चिंतामणि वॉज, प्रबंध चिंतामणि के जो ऑथर हैं वो कौन हैं, यस। प्रबंध चिंतामणि के जो ऑथर हैं वो कौन हैं, जल्दी से जल्दी बताइए। प्रबंध चिंतामणि के ऑथर जो हैं इनमें से कौन है, वेरी गुड। तो इनके नाम है दैट इज मेरुतंग, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मेरुतुंग इज द राइट वन, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर डी मेरुतुंग। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, दैट इज द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं रोमन एंड इजिप्ट में। रोमन एम्पायर और इजिप्ट के अंदर जो है आपकी पोर्ट्स के अंदर जो है आपकी ट्रेडिंग के बारे में बात होती है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक जो लिखी गई है, सो दैट इज रिटन इन द ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा में लिखी गई है। और ये लिखी है किसने, दैट इज विल्फ्रेड एच स्कॉफ ने लिखी है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द ग्रीक लैंग्वेज इज द राइट वन, ग्रीक लैंग्वेज। अगला बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा वाइसरॉय है जिसके टाइम पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। इंग्लिश नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में बनी थी ये। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने आईएनसी के लिए एक वर्ड यूज किया था कि आईएनसी एक जो है माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी है, ये मतलब बहुत ही छोटी आइडेंटिटी है, हमारे सामने ये टिक नहीं पाएगी। इन्होंने वर्ड यूज किया था लॉर्ड डफरिन ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली मीटिंग कहां पे रखी थी, पहले रखी थी पुणे में जो है हैजा फैल गया था। और इसके लिए इसके बाद इन्होंने बॉम्बे शिफ्ट कर दी गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में। WC बनर्जी वॉज द चेयरपर्सन, 72 लोग उस मीटिंग में आए थे। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड लिटन की बात करते हैं तो रिएक्शनरी वाइसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। अनपॉपुलर वाइसराय क्यों कहते हैं इनको ऐसे चीजों के नाम से, क्योंकि इन्होंने 1876 में दिल्ली दरबार सजाया था और क्वीन को केसरी हिंद का टाइटल दे दिया था। 1878 में इन्होंने आर्म्स एक्ट चलाया था। आर्म्स एक्ट में अगर कोई इंडियन बंदूकें रख रहा है तो उसको जो है लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। 1878 में इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें अगर कोई भी इंडियन पर्सन जो इंडियन न्यूज़पेपर छापता है तो छाप
छापे, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि पहले न्यूज़पेपर छापा है तो पहली कॉपी हमारे पास आएगी। अगर हमारे अगेंस्ट कुछ भी लिखा हुआ है तो हम उसको डिलीट तो करेंगे, प्लस उसके बाद जो है जो जिसने भी छापा है उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, फाइन होगा और सजा मिलेगी। ये बात करी गई थी यहाँ पे। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो है आपका बंगाल पार्टीशन देखने को आपको मिला था 16 अक्टूबर 1905 में। क्लियर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहते हैं, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इनके द्वारा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में स्टार्ट किया गया था। फैक्ट्री एक्ट 1881 लेबर कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1882 में आई थी आपकी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल जो था वो क्या था? इल्बर्ट वाज द लॉ मेंबर इन द रिपन्स कोड। वहां पे बात क्या करी गई थी कि अगर कोई भी कैदी पकड़ा जाता है, चाहे यूरोपियन पकड़ा जाता है, तो उसकी जो सजा होगी, मतलब जो यूरोपियन है उसको सजा कोई भी जज बैठा होगा वो देगा, चाहे वो इंडियन बैठा हो। तो इसके कारण जो यूरोपियंस ने जो है आपके जो है दैट इज रिवोल्ट कर दिया था कि हम गरीबों के सामने हम गुलामों के सामने नहीं जाएंगे। क्लियर। तो बाद में ये चीज चेंज हो गई थी, मतलब अगर यूरोपियन कैदी पकड़ा जाता है तो ऑब्वियसली बात है हम यूरोपियन जज के सामने ही उसको पेश करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड डफरिन। अगला बताइए। यस 1883 1883 1883। अगला बताओ फटाफट। गदर पार्टी जो है ये कहां पे बनी थी? गदर पार्टी जो है ये कहां पे बनी थी? गदर पार्टी को हम और क्या कहते हैं? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से भी बोला जाता है गदर पार्टी को। दो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। और ये बनी थी 1913 में। 1913 में सैन फ्रांसिस्को वाज द हेडक्वार्टर, सैन फ्रांसिस्को वाज द हेडक्वार्टर। क्लियर। और सोहन जो है लाला हरदयाल जी जो हैं, इनके रिकमेंडेशन से, इनके कहने से इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो 1913 में जो है ये पार्टी बनी और इनका पेपर था दैट वाज गदर, अंग्रेजी राज के दुश्मन। ये वर्ड इनके द्वारा यूज किया जाता था। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इनके फाउंडर जो हैं बाबा सोहन सिंह बाखना, ये जो हैं प्रेसिडेंट रहे हैं। पंडित कांशीराम मरोली, मौलवी बरकतुल्ला, लाला हरदयाल जी और बाबा केसर सिंह तथगढ़। क्लियर, ये गदर पार्टी के फाउंडर हैं। सोहन सिंह बाखना जो हैं ये प्रेसिडेंट रहे हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1914 में ही गदर पार्टी का एक मतलब शिप था, जैपनीज शिप था, वो एक भाई गुरदीप सिंह जो है लेके जा रहे थे। और भाई गुरदीप सिंह जैसे ही ये कनाडा पहुंचते हैं तो इनको उतरने नहीं दिया जाता, वापस भेज दिया जाता है कोलकाता में। कोलकाता में एक जगह है बजबज पोर्ट। क्लियर, वहां पे सभी सोल्जर्स लोगों को जो है गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता है बजबज पोर्ट के ऊपर, याद रखना। 1911 में बात करते हैं तो 1911 में बंगाल पार्टीशन को जो है कैंसिल कर दिया गया था, ये याद रखना आपको। और इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम दिल्ली को कैपिटल बनाएंगे कलकत्ता की जगह के ऊपर। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, 1913। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। वर्नैकुलर पेस एक्ट, सिर्फ इसका आंसर टिक करेंगे, 1878 इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड लिटन के टाइम पे। 1881 में मैंने आपको बताया था फैक्ट्री एक्ट जो आया था 1881 का, लॉर्ड रिपन के टाइम पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो लेबर कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए बात करता है। चलिए जी अगला बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, गांधी इरविन पैक्ट जो है ये कब साइन हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट जो है ये साइन कब हुआ था? यस, शाबाश। गांधी इरविन पैक्ट जो है एग्जैक्ट अगर हम बात करें, डेट अगर पूछ ली तो वैसे तो 31 में साइन हुआ था, लेकिन कब? 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था। और इस पैक्ट को हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली इस पैक्ट में क्या था? इस पैक्ट में ये था क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से चल गई थी और इसमें पार्टिसिपेशन नहीं दी थी पहली में कांग्रेस ने। अब क्या हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी आपकी, तो ये क्यों हुई थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस हो रही है, पहले में रिकमेंडेशन कुछ चेंजेस लेके आए गए, लेकिन अंग्रेजों ने माना कि जब तक आईएनसी नहीं आएगी तो इसका लगाने का कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि आईएनसी बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन थी, आपकी पार्टी थी दैट इज इन द इंडिया में। तो ये कहते कि नहीं, आईएनसी का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इन्होंने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया। इरविन कौन है? यहाँ पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय हैं।
इरविन गांधी जी को कहते हैं कि आप सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दीजिए प्लस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाइए। क्लियर। गांधी जी कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा और सीडीएम भी वापस कर लूंगा, लेकिन आपको क्या करने पड़ेंगे, जितने भी आपने पॉलिटिकल प्रिजनर पकड़ रखे हैं सबको छोड़ दो। तो सबको छोड़ भी दिया गया था। तो इससे क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी वापस गए थे यहां पे, और उसके बाद जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया। गांधी जी वहां पे उठ के मतलब चले आए वापस भारत में, सीडीएम फिर लॉन्च कर दी, जेल में डाल दिया गया, राम से मैकडोनल्ड अनाउंस हो गया जिसमें रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई। फिर गांधी अंबेडकर पैक्ट साइन हुआ जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। मदन मोहन मालवीय और गांधी जी ने उसको मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी ने उसको साइन किया। तो ये सारी चीजें हुई। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 2 लोगों ने तीनों में पार्टिसिपेट किया है, एक तो गांधी जी और एक तो अंबेडकर जी, एक तेज बहादुर सप्रू जी। तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर जी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 1931 इज द करेक्ट आंसर। 1931 वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। 1935 अब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी, तीनों की तीनों हो गई थी, तो इन्होंने एक व्हाइट पेपर इशू किया था। व्हाइट पेपर जब इशू किया था उसमें प्रॉपर तरीके से डिस्कशन वगैरह करी गई, जो बाद में 1935 का एक्ट बन गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। यह भी आपको याद रखना है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। चलिए जी, ये क्वेश्चन आ गया अगेन जो मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज पूना पैक्ट वाज साइंड ऑन। पूना पैक्ट जो था ये एक्चुअली क्या था, गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय जी के साइन हुए हैं, जिसमें रिजर्वेशन दी गई है बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटीज के लिए, 10 साल के लिए रिप्रेजेंटेशन है। और ये साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 को साइन किया गया था। 24 सितंबर 1932 को ये साइन किया गया था। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। यस, आंसर नंबर सी इज द राइट वन। इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने सबको आपको समझा दिया है अभी के लेक्चर में। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,45,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं यहाँ पे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई एग्जाम है, पेपर है आपका, यहाँ पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सारे लेक्चर पीडीएफ वगैरह मैं सबको शेयर करता रहता हूं। क्लियर। और जिस तरीके से आज हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर आप ऐसे ही हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, इकोनॉमी के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 MCQ कोर्स। इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो है ही है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, इसमें मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। और प्लस इसके अंदर जो है आपको ये सब चीजें तो है ही हैं, और स्पेशल फोल्डर्स हैं जो आपको एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ के ही जाने होते हैं। ये स्पेशल फोल्डर्स पढ़ लीजिए, तब भी आपको बहुत ज्ञान मिल जाएगा, तब भी आप बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं इन स्पेशल फोल्डर्स को पढ़ के ही। क्लियर। और इसमें आपको विपन 30 कूपन कोड यूज करना है, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड को यूज करके। जीएस कोर्स की बात करते हैं तो ये हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें इसमें हमने स्टडी करी हैं। अब आप इन कोर्सेज को कहां से ले सकते हैं, स्टडी IQ ऐप से, जहां हमारी वेबसाइट studyIQ.com। जैसे ही इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को जैसे आप दबाएंगे जीएस कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल नजर आ जाएगा, जो हमारा थियरी कोर्स है, और 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आ जाएगा, जो हमारा जो है MCQ कोर्स है। तो इस कोर्स को परचेज करना है आप लोगों को। क्लियर। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टेट PCS के लिए पढ़ रहे होंगे, तो स्टेट PCS के लिए भी मेरे कुछ कोर्सेज आते हैं, वो MCQ फॉर्म में आते हैं। वो कौन से हैं, जैसे कि इसके नीचे ही आप जस्ट लॉन्च का बटन देखेंगे, व्यू ऑल करना, तो आपको कोर्सेज नजर आएंगे। कौन कौन से नजर आ जाएंगे, 5,000 MCQ कोर्स MPPCS के लिए, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, ये सारे कोर्सेज मेरे द्वारा बनाए गए हैं, यूपी PCS के लिए और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कोर्सेज नजर आएंगे। इन कोर्सेज में सभी में आपको कूपन कोड यूज करना है विपन 30। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर। तो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को, दोस्तों को बताएं और अपना कोड लें, कोर्सेज लें, परचेज करें। इसके अलावा, मेरे कोर्सेज के अलावा, अगर आप StudyIQ ऐप से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, कोई भी मतलब कोई भी, चाहे जुडिशरी का हो, चाहे UPSC का हो, चाहे एनीथिंग, कोई भी एग्जाम का हो, अगर उसके ऊपर 5%, 10% डिस्काउंट है भी, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं विपन 33, तो आपको एडिशनल 33% जो है डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी आपको कोर्स परचेज करना है करें, अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी बस सिलेक्शन लें और जाएं अपनी जॉब के ऊपर। क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय, जय हिंद।